चैप्टर 941 टू 950। दैत्य कुलों में भी ऐसा ही था। अन्य स्थानों में दानव कुलों की तुलना में दानव डोमेन में दानव समूह बहुत अधिक व्यवस्थित थे। येज़िवेन ने अपने पीछे गरजते राक्षसों को नजरअंदाज कर दिया और क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की दिशा में सीधे पीछा किया। हालांकि ये कहा जा सकता है कि येज़िवेन पूरी गति से उड़ रहा था, क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल और अन्य पर्याप्त तेज नहीं थे। इसके अलावा वे इतने लंबे समय तक पिछड़ गए थे, येज़िवेन को पता नहीं चला कि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल और बाकी लोग कहाँ गए। यदि येज़िवेन की आभा के प्रति संवेदनशीलता नहीं होती तो उनकी आभा लंबे समय के बाद भी मौजूद रहती। येज़िवेन उन्हें आसानी से पकड़ सकती थी। रास्ते में येक्षिवेन को कई राक्षसों का भी सामना करना पड़ा। उसने कमजोर लोगों को मौके पर ही मार डाला और मजबूत लोग येक्षिवेन को पकड़ नहीं पाए। इसलिए येक्षिवेन की गति धीमी नहीं थी। एक और आधे दिन के बाद येज़िवेन ने धीरे धीरे महसूस किया कि लुप्त होती छाया जहरीली मगरमच्छ कबीले की आभा धीरे धीरे सामने मजबूत हो गई। उनकी आभा के अलावा येज़िवेन ने स्वर्ग और पृथ्वी की असामान्य रूप से अराजक दानव आभा को भी महसूस किया। दानव आभा को पृथ्वी बिखरने के तरीके से उभारा गया था। कोई सामने लड़ रहा था। उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। यदि यह युद्ध नहीं होता तो इतने बड़े पैमाने पर दानव आभा का उतार चढ़ाव पैदा करना असंभव था। उसने तेजी से पीछा किया और लोगों के दो समूहों को आपस में लड़ते देखा। एक तरफ यह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल और अन्य के अलावा कोई नहीं था। दूसरी ओर यह मानव जाति के विशेषज्ञों का एक समूह था। हालांकि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के लाइनअप की तुलना में यह निस्संदेह बहुत खराब था। नेता तलवार जैसी भौहों और तारों भरी आंखों के साथ नीले लबादे में एक सुंदर नौजवान था। उन्होंने हाथ में खाकी पंखा पकड़ रखा था। हर बार जब वह हवा करता तो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच राक्षसी आभा अराजक हो जाती। एक भयानक दानव आभा हवा चली, यहाँ तक कि दानव भी इस भयानक राक्षसी आभा हवा से टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। यह व्यक्ति एक भयानक ट्रांसेंडेंट रियल 8वें स्तर का विशेषज्ञ भी था। हालांकि ई जिंग और यीशी के संयुक्त प्रयासों के तहत वह पूरी तरह से नुकसान में पड़ गए। शक्ति की दृष्टि से वह इन दोनों में से किसी से भी अधिक शक्तिशाली था। हालांकि दोनों के संयुक्त प्रयासों के सामने उनके पास उनसे निपटने का कोई तरीका नहीं था। मूल रूप से वह पीछे हट रहा था। उसके पीछे एक दर्जन ट्रांसेंडेंट रियलम 6th लेवल या ट्रांसेंडेंट रियलम 7th लेवल के विशेषज्ञ भी थे। वे वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों द्वारा पराजित किए जा रहे थे। यद्यपि नीले वस्त्र पहने युवक की ताकत खराब नहीं थी, समग्र शक्ति के मामले में ये मानव कबीले विशेषज्ञ लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों से बहुत दूर थे। उधर क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल उन मानव कबीले विशेषज्ञों के घेराव में शामिल नहीं हुआ। इसके बजाय उसने एक दानव पर्वत पर व्याकुलता से खोज की। दानव पहाड़ों में दसियों हजार हथियार ठोंक दिए गए थे और उनमें से प्रत्येक से हल्की फुल्की शक्तिशाली तरंगें निकल रही थीं। वे सभी मानव स्तर या दैवीय उपकरणों से ऊपर निकले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि येज़िवेन ने वास्तव में महसूस किया कि इन दैवीय उपकरणों के बीच एक ऐसा था जो एक पृथ्वी स्तर के दिव्य उपकरण की आभा को उजागर करता था, लेकिन यह इन मानव स्तर के साथ मिश्रित था दैवीय उपकरण, इसलिए इसे भेद करने का कोई तरीका नहीं था। यह देखते ही येज़िवेन की आंखें चमक उठीं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि एक योद्धा के लिए एक अच्छा मार्शल टूल कितना महत्वपूर्ण होता है। त्यानयुवान मिरर के अलावा येज़िवेन के पास इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर भी था। हालांकि इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर मूल रूप से बेकार था क्योंकि इसे बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं किया गया था। यह दोधारी तलवार थी। त्यानयुवान मिरर के लिए पृथ्वी के स्तर के दिव्य उपकरण में परिवर्तित होने से पहले अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था। इस समय यदि उसके हाथ में पृथ्वी के स्तर का दिव्य उपकरण हो सकता है तो येज़िवेन की ताकत एक बड़ी छलांग लेगी। यहाँ तक अगर उसका सामना ट्रांसेंडेंट रियलम 8वें स्तर के विशेषज्ञ से होता तो भी वह बिल्कुल नहीं डरता। यह भी नहीं। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने एक एक करके हथियारों को बाहर निकालना जारी रखा, लेकिन उन्होंने पाया कि उनमें से कोई भी पृथ्वी स्तर के दिव्य उपकरण नहीं थे। वह धीरे धीरे बेचैन रहने लगा। दूर से देखने पर पूरे दानव पर्वत पर कई हथियार थे। वह नहीं जानता था कि उन्हें एक एक करके देखने में कितना समय लगेगा। येज़िवेन, यह मार्शल टूल शक्तिशाली है। येज़िवेन, यह दिव्य उपकरण बहुत शक्तिशाली है। यह लंबे समय से मोकी से दूषित हो सकता है, इसलिए मुझे डर है कि इसने कुछ बुद्धि प्राप्त कर ली है। क्या आपने इन हथियारों के स्थान पर ध्यान दिया? यह वास्तव में एक जादुई सरणी है, एक वास्तविक पृथ्वी स्तरीय दिव्य उपकरण है और यह वास्तव में इसके अंदर छिपा हुआ है। इन हथियारों की मदद से यह खेती के लिए मोकी की एक स्थिर धारा उत्पन्न करने में सक्षम है। अगर यह इसी तरह जारी रहा तो इसमें कुछ बुनियादी आध्यात्मिक ज्ञान को जन्म देने और फिर धीरे धीरे विकसित होने में 10,000 साल भी नहीं लग सकते हैं। शायद यह वास्तव में एक उपकरण कल्टीवेटर बन सकता है। येमो ने आश्चर्य से कहा। येमो एक टूल स्पिरिट भी थे, इसलिए वे इसके प्रति विशेष रूप से संवेदनशील थे। जब येक्षिवेन ने सुना तो उसने चारों ओर देखा।
निश्चित रूप से सभी दैवीय उपकरणों के बीच वास्तव में एक सरणी थी अगर उन्होंने बारीकी से देखा। इसने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच राक्षस आभा को लगातार इसमें इंजेक्ट करने के लिए बेहोश कर दिया। युवराज मगरमच्छ की गति और तेज होती जा रही थी। ठंडी आंखों की एक जोड़ी हर संभव मार्शल टूल को घूर रही थी। ये ज़िवेन ने अपनी आभा को छुपाया और दूर से देखा। वह किसी भी समय भाग सकता था। इस पृथ्वी स्तरीय मार्शल टूल के लिए उन्होंने इसे हासिल करने की भी ठान ली थी। यदि उसके पास पृथ्वी स्तर का मार्शल टूल हो सकता है तो क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल का सामना करते समय वह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को हराने में सक्षम नहीं हो सकता है, लेकिन उसके लिए आसानी से पीछे हटना कोई समस्या नहीं थी। यह भी कहा जा सकता था कि वह कुछ हद तक क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को टक्कर दे सकता था। अब वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों को उन मानव विशेषज्ञों द्वारा पूरी तरह से रोक लिया गया था। फालतू समय नहीं था। धिक्कार है क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल, आपको यह नहीं मिलेगा। हम यहाँ 3 दिन और 3 रात से हैं और हमें अभी तक वह नहीं मिला है। इस समय नीले बागे में एक युवक ने ठंडेपन से कहा, इस बार यदि भविष्य में कोई मौका मिलता है तो मैं निश्चित रूप से आपके लुप्त छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले पर एहसान वापस करूंगा। मूर्ख सीकोंगहाओ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच सकते हो इस मोहरबंद क्षेत्र में? भले ही मैं आप सभी को मार डालूं, कोई भी आपके लिए नहीं रोएगा। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने बिना पीछे देखे उपहास किया। वह नीले वस्त्र में युवक को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहा था। हालांकि नीले लबादे वाले इस युवक में अत्याचारी ताकत थी, यीशी और यी जिंग से ज्यादा मजबूत, फिर भी उसके और क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के बीच एक बड़ा अंतर था। यदि यह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल का मुख्य ध्यान पृथ्वी के स्तर के मार्शल टूल को खोजने पर नहीं होता तो वह बहुत पहले क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को मार चुका होता। सीकोंगहाओ की धमकी क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के लिए बिल्कुल भी प्रतिरोधी नहीं थी। आइए इसे एक बार आजमा कर देखते हैं, सीकोंगहाओ चिल्लाया। उसके हाथ का पंखा भयानक रोशनी में फट गया। उसने यीशी और यी जिंग की ओर दौड़ते हुए एक विशाल देवता को सीधे बाहर निकाल दिया। बूम बूम बूम। 3 ट्रांसेंडेंट रियल्म 8वें स्तर के विशेषज्ञों ने मध्य हवा में, विशेष रूप से सीकोंगहाओ में जमकर संघर्ष किया। वह क्रोध से जल रहा था। उन्होंने पहले इस जगह की खोज की, लेकिन क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने इसे छीन लिया। लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। शक्तिशाली क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल का सामना करते हुए उनके किसी भी विरोध की व्याख्या कमजोरों की कराह के रूप में की जाएगी। इस दुनिया में वास्तव में ऐसे अस्तित्व थे जिनसे क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल सावधान था, लेकिन यह सीकोंगहाओ नहीं होगा। यह सोचकर उनके हृदय में व्याप्त क्रोध शांत न हो सका। शीर्ष 100 सूची में सीकोंगहाओ को भी 10वां स्थान दिया गया था। उन्हें क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने नजरअंदाज कर दिया था। वह, जो अभिमानी और अभिमानी था, इसे स्वीकार नहीं कर सका। ये ज़िवेन ने वहां की लड़ाई पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को घूरते रहे। जैसे जैसे क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की जांच का दायरा छोटा और छोटा होता गया, दायरा आखिरकार छोटा और छोटा होता गया। अब तक मार्शल आर्ट यंत्र अभी भी अच्छी तरह छिपा हुआ था। यहां तक ये ज़िवेन, जिन्होंने सांस रोकने की तकनीक विकसित की थी और आभा के प्रति बेहद संवेदनशील थे, के पास भी इस मार्शल आर्ट उपकरण का पता लगाने का कोई तरीका नहीं था। अचानक जैसे ही क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल एक लंबी कृपाण निकालने वाला था, पूरे दानव पर्वत पर हथियार बेतहाशा हिलने लगे। वे आकाश और पृथ्वी को हिलाते हुए एक पल में तैरने लगे। अनगिनत मार्शल आर्ट उपकरण, एक सेनापति की कमान वाली सेना की तरह, क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की ओर दौड़ते हुए एक विशाल धारा में बह गए। आप एक ही हो, क्राउन प्रिंस मगरमच्छ अचानक चिल्लाया। वह सबसे पहले घूमा, एक राक्षसी लहर की स्थापना की, सीधे हथियारों की धार को रोक दिया। बूम! अनगिनत हथियारों ने एक भयानक चमक का उत्सर्जन किया, जैसा कि उन्होंने चार्ज किया था। ये सभी रैंक के हथियार थे। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक शस्त्र का आक्रमण उत्कृष्ट क्षेत्र विशेषज्ञ के पूर्ण प्रहार के बराबर था। हालांकि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल इस हथियार धार को कुछ देर के लिए ही रोक सके। पानी की लहर तुरंत घुस गई और सीधे क्राउन प्रिंस मगरमच्छ पर गिर गई। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की लापरवाह होने की हिम्मत नहीं थी। उसने सीधे ऊपर से नीचे तक लपेटते हुए एक गोले के आकार में नीला नीला सुरक्षा कवच खड़ा कर दिया। बूम! जिस क्षण उसने सुरक्षा कवच खड़ा किया, उसे अनगिनत हथियारों ने निगल लिया। दुनिया हिंसक रूप से हिल गई। कंपन के बीच अनगिनत राक्षस आभा सभी दिशाओं में बह गए। इस समय क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल द्वारा पकड़ी जाने वाली लंबी कृपाण अभी अभी जमीन से उठने लगी थी। ये पहली बार था जब ये ज़िवेन इस लंबे ब्लेड को स्पष्ट रूप से देख पा रही थी। यह एक साधारण ब्लेड से बड़ा था और इसका पूरा शरीर काला था। यह एक अवर्णनीय जादुई शक्ति के साथ खिल रहा था, जिससे लोगों को एक तरह की घनी मोची का एहसास हो रहा था। कृपाण की सतह पर अनगिनत प्राचीन पैटर्न पूरे शरीर को ढांकते थे और कृपाण में गहराई से उकेरे गए थे। यह एक विशाल रक्तनाली की तरह लग रहा था, जिससे लोगों को ठंडक का एहसास हो रहा था। तेज ब्लेड से भयानक कृपाण प्रकाश फूट पड़ा। इस समय यह सीधे प्रकाश की धारा में बदल गया और शून्य से फिसल गया।
ये ज़िवेन अचानक चौंक गए, इस ब्लेड ने वास्तव में भावना प्राप्त कर ली थी। हालांकि इसकी संवेदनशीलता की डिग्री अभी भी ये मोह जैसे पुराने राक्षस की तुलना में नहीं थी जो भगवान जाने कितने साल जीवित रहे, लेकिन फिर भी यह पहले से ही पर्याप्त था। एक साधारण जादू के उपकरण के लिए ज्ञान प्राप्त करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन साथ ही पार करने के लिए सबसे कठिन कदम भी था, क्योंकि ये ज़िवेन जैसा गुरु 1000 साल में भी मुश्किल से आता था। बूम! एक जोरदार विस्फोट के साथ हथियारधार ने तुरंत एक बड़ा छेद तोड़ दिया। एक आकृति सीधे बाहर निकली, उसने अपना बड़ा हाथ खोला और राक्षसी कृपाण को पकड़ लिया। बूम! एक जोरदार विस्फोट के साथ हथियारों की धार तुरंत खुल गई। एक आकृति सीधे बाहर कूद गई, उसने अपना बड़ा हाथ खोल दिया और राक्षसी कृपाण को पकड़ लिया। यह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल था। वह बेहद तेज था, वह लगभग राक्षसी तलवार के साथ पकड़ा गया जो प्रकाश की धारा में बदलने वाला था। वह इस राक्षसी कृपाण को पाने के लिए दृढ़ था, वह इसे अपने हाथ से फिसलने नहीं देंगे। कुंजी एक अच्छा जादू उपकरण होना था। यहाँ तक ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के बड़े बुजुर्गों के बीच भी ऐसे कई लोग थे जिनके पास अपना स्वयं का पृथ्वी वर्ग जादू उपकरण नहीं था। कोई कल्पना कर सकता है कि पृथ्वी श्रेणी का जादुई उपकरण कितना कीमती था। यह बस कुछ ऐसा था जो केवल किस्मत से ही मिल सकता था। यदि उसके पास पृथ्वी स्तरीय जादू उपकरण होता, तो वह निश्चित रूप से युवा पीढ़ी के कई विशेषज्ञों के बीच में खड़ा होता। पिछली बार जब उसने ये ज़िवेन को अपने हाथों से भागने दिया था, तो यह सीधे तौर पर उसके हाथों से इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर को छीनने में असमर्थ हो गया था। उनके लिए यह पहले से ही एक बड़ा अपमान था। यदि अतीत में उसके पास इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर था, तो वह ट्रांसेंडेंट रियलम 9th लेवल के शीर्ष विशेषज्ञ को चुनौती देने का साहस भी करेगा। उस समय वह फले फूले बादल सागर क्षेत्र में युवा पीढ़ी के पहले व्यक्ति होंगे। बात बस इतनी थी कि अब पछताना बेकार था। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे आसानी से पछतावा हो। उनका एक ही मत था, चूंकि वह उस समय इसे नहीं पकड़ सका, इसलिए अगली बार वह इसे पकड़ लेगा। पहले भयानक जलती हुई लाश थी। अगर वह फिर से एक ज़िवेन का सामना करता है तो वह इतना खुशकिस्मत नहीं होगा। हालांकि उन्होंने शायद यह उम्मीद नहीं की थी कि जिस चींटी को इच्छा से मारा जा सकता है, वह भी धीरे धीरे बढ़ रही है। स्लैश! तीखी हवा भेदी ध्वनि के साथ एक विशाल ध्वनि तीर ने सीधे विशाल आकाश को भेदा और क्राउन प्रिंस मगरमच्छ की ओर विस्फोट किया। यह सी कोनगहाव था जो एक तरफ इंतजार कर रहा था, एक चाल चल रहा था। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल, इसके बारे में सोचो भी मत। धत्तेरी की! युवराज मगरमच्छ को अपने पीछे केवल हवा का एक झोंका महसूस हुआ। लगभग सहज रूप से वह मुड़ा, अपना बड़ा हाथ फैलाया और विशाल ध्वनि वाले तीर को पकड़ लिया। यह ध्वनि बाण पारलौकिक क्षेत्र के विशेषज्ञ को आसानी से मौत के घाट उतार सकता था, लेकिन यह उसकी नज़र में कुछ भी नहीं था। हालांकि इससे उसे रोकने का उद्देश्य भी प्राप्त हुआ। वह राक्षस पद से थोड़ा और दूर था। कुछ आध्यात्मिक ज्ञान के साथ राक्षसी तलवार क्राउन प्रिंस मगरमच्छ की भयानक ताकत महसूस कर सकती थी। वह जानता था कि वह विरोधी नहीं है, इसलिए पहले भाग जाना ही बेहतर था। लानत है, सी कोनगहाव, क्या तुम मरना चाहते हो? क्राउन प्रिंस मगरमच्छ दहाड़ा और तेज हो गया। उसे राक्षस की आभा मिलनी चाहिए। वह भी अपने दिल की गहराई में नाराज था। सी कोनगहाव ने उसे बार बार रोका था। उसके लिए यह बिल्कुल असहनीय था। बेशक वह नहीं जानता था कि यह सी कोनगहाव था जिसने इसे पहले खोजा था और उसने बाद में इसे छीन लिया। उनके लिए जब तक उन्होंने इसे खोजा यह उनका था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल, अगर मैं इसे नहीं पा सका तो आपको भी नहीं मिलेगा। सी कोनगहाव जोर से हंसा। उसने अपने पंखे को लहराया और एक भयानक तूफान बनाया, जिससे यीशी को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके दिल में गुस्सा पहले से ही आसमान से जल सकता था। यह स्पष्ट था कि उन्होंने इसे पहले पाया। अब इसका फायदा क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को मिलेगा। वह इस गुस्से को कैसे निगल सकता था? दूसरी तरफ यीशी और यी जिंग इस समय सी कोनगहाव को रोकने के लिए दौड़ पड़े। वे उसे क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल से दोबारा निपटने नहीं दे सकते थे। अभी अभी लगा झटका भी उनके लिए बहुत शर्म की बात थी। हालांकि सी कोनगहाव को शीर्ष 100 सूची में शीर्ष 10 में स्थान दिया गया था, लेकिन उन्होंने उससे इतना मजबूत होने की उम्मीद नहीं की थी। उनमें से कोई भी शीर्ष 100 सूची में नहीं था। उन्होंने शीर्ष 100 सूची की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और तिरस्कार किया। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को छोड़कर कोई भी उनकी आंखों में प्रवेश नहीं कर सकता था। यहाँ तक शीर्ष 100 की सूची में से शीर्ष 10 भी उत्कृष्ट क्षेत्र 8वां स्तर थे। लेकिन जब उन्होंने इसे देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि टॉप 100 लिस्ट में सबसे नीचे स्थान पाने वाले लोग शायद उनकी नज़रों में नहीं हैं। हालांकि शीर्ष 10 निश्चित रूप से नाम के योग्य थे। उत्कृष्ट दायरे 8वें स्तर की चोटी की ताकत। हालांकि क्राउन प्रिंस मगरमच्छ पीछे हटता रहा, फिर भी उसने उन्हें हल्के से दबा दिया। दोनों सेना में शामिल हो गए, लेकिन वे सी कोनगहाव को पूरी तरह से नहीं मार सके। इससे पता चलता है कि सी कोनगहाव कितना शक्तिशाली था।
यदि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल नहीं होते तो उनमें उसे रोकने का आत्मविश्वास नहीं होता। जल्द ही क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने राक्षस कृपाण को फिर से पकड़ लिया। बजना, असीम दानव आभा के साथ मिश्रित एक आश्चर्यजनक कृपाण भयानक शक्ति के साथ बह गया। यह एक पल में क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल पर सीधे फिसल गया जैसे कि वह उसे मारना चाहता हो। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने जल्दी से इस आश्चर्यजनक कृपाण आभा से परहेज किया। उन्होंने अपना फिगर शिफ्ट किया और फिर से सीधे पीछा किया। उन्होंने असंख्य जलमूल बल में लिपटी दैत्य कृपाण को अपने हाथ में पकड़ लिया। अचानक उसने अनगिनत नाराज आत्माओं और जंगली भूतों को दानव कृपाण पर सीधे अपने मन में दौड़ते हुए महसूस किया, जिससे उसका मन बेचैन हो गया। यह एक दानव कृपाण था। किसी को नहीं पता था कि इसने कितने लोगों की जान ली थी। यह कई वर्षों से सीलबंद भूमि की तरह राक्षसी आभा से भरे स्थान पर तपाया गया था। यह लंबे समय से दानव आभा के साथ एक दानव कृपाण बन गया था। अधिकांश लोगों को राक्षस आभा द्वारा एक पागल व्यक्ति में मिटा दिया जाएगा जो इसे इस्तेमाल करने से पहले केवल मारना जानता था। यदि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल दानव आभा के परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार था तो यह दानव कृपाण एक कठपुतली को नियंत्रित करने में कोई आपत्ति नहीं करेगा। लेकिन क्राउन प्रिंस मगरमच्छ कौन था? वह कठपुतली बनना कैसे बर्दाश्त कर सकता था? वह ठंड से सूंघा, उसके शरीर पर जोरदार चीवृतों में बह गई, सीधे दानव आभा को दबा दिया। क्राउन प्रिंस मगरमच्छ कौन था? वह एक महत्वाकांक्षी चरित्र भी था। साधारण लोग उनकी नजरों में बिल्कुल नहीं थे। उसके हाथ में लंबी कृपाण एक पल में हिंसक रूप से हिल गई। धीरे धीरे अंतहीन राक्षस आभा एक राक्षस में बदल गई। यह लंबे कृपाण के माध्यम से क्राउन प्रिंस मगरमच्छ को निगलना चाहता था। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के चेहरे पर एक मुक्का मारा। वह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को वापस लड़ने का कोई मौका देने का इरादा नहीं रखता था। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को पहले लंबी कृपाण छोड़नी पड़ी। इस घातक आघात से बचने के लिए वह मुड़ा। एक मानव स्तर का मार्शल आर्ट उपकरण एक पारलौकिक क्षेत्र विशेषज्ञ की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। अकेले पृथ्वी स्तर के मार्शल आर्ट उपकरण को छोड़ दें। हालांकि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल अपने आप में महत्वाकांक्षी और आत्मविश्वासी था, फिर भी उसने इस पृथ्वी स्तर के मार्शल आर्ट उपकरण को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। हालांकि इसे नियंत्रित करने वाला कोई नहीं था और इसकी शक्ति सीमित थी, फिर भी एक भूखा ऊंट घोड़े से बड़ा था। इसमें अभी भी भयानक शक्ति थी। जैसे ही क्राउन प्रिंस मगरमच्छ ने दानव कृपाण को जाने दिया, राक्षस कृपाण फिर से तेज हो गया और क्राउन प्रिंस मगरमच्छ से अलग हो गया। इसका मूल उद्देश्य युवराज मगरमच्छ के हाथों से बचना था। इसे रखें। युवराज मगरमच्छ ने अपना बड़ा हाथ फैलाया। अनगिनत चीहलकों में बाहर निकलने लगीं। एक शक्तिशाली आकर्षण ने दानव कृपाण को घेर लिया। निश्चित रूप से दानव कृपाण, जो अभी अभी तेज गति से उड़ रहा था, फिक्स्ड बॉडी तकनीक द्वारा तय किया गया लग रहा था। यह बिल्कुल नहीं चल सका। यह हवा में तैरता रहा, हिलने डुलने में असमर्थ रहा। हाँ, निश्चित रूप से केवल मैं, ताज राजकुमार, ऐसे दानव कृपाण के योग्य हूँ। युवराज मगरमच्छ मुस्कुराया। हालांकि वह भाले का उपयोग करने का आदी था, लेकिन उस पर कृपाण तकनीकों को बदलने का कोई दबाव नहीं था। अपनी प्रतिभा और मार्शल आर्ट क्षेत्र के साथ वह कम समय में कृपाण तकनीकों को बहुत गहन स्तर तक विकसित कर सकता था। शक्तिशाली राक्षसी कृपाण के साथ वह बहुत आश्वस्त था कि वह शीर्ष 100 की सूची के लिए प्रतियोगिता में चैंपियनशिप जीतने में सक्षम होगा। वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले में न केवल भाला तकनीक के गुप्त मैनुअल थे, बल्कि पीक ह्यूमन लेवल सेबर तकनीक भी थे। उस समय पीक ह्यूमन लेवल सेबर तकनीकों और दानव कृपाण के साथ जो पहले से ही एक पृथ्वी स्तर का मार्शल आर्ट उपकरण था, वह निश्चित रूप से युवा पीढ़ी के विशेषज्ञों को दूर कर सकता था। उनका ऐसा आत्मविश्वास था। थोड़ा थोड़ा करके वह डेविल ब्लेड की ओर उड़ गया। जब वह डेविल ब्लेड को पकड़े हुए था तो यह भी अपने आप पर एक बहुत बड़ा दबाव था। वह स्वतंत्र रूप से उड़ नहीं सकता था और उसे लगातार बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक सार का उत्पादन करना पड़ता था। उसे हर समय सावधान रहना पड़ता था और वह पहले की तरह बेईमान नहीं हो सकता था। बजना, बजना, बजना। दानव कृपाण के शरीर ने लगातार एक चौंकाने वाली कृपाण आभा जारी की, उस पर क्यूई के संयम को काटने की कोशिश कर रहा था। हालांकि इसका बहुत कम उपयोग हुआ। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की क्यू एक सतत समुद्री लहर की तरह थी। जब एक लहर टूट जाती थी तो तुरंत एक नई लहर उसकी जगह ले लेती थी। गर्जन। कृपाण से एक भयानक भयानक दहाड़ आ रही थी। यह थोड़ा गठित शस्त्र आत्मा दहाड़ रहा था। वह युवराज मगरमच्छ के खतरे को महसूस कर सकता था। यह एक सहज अनुभूति थी। हथियार की भावना के लिए जब तक कि कुछ लोगों का पूर्ण नियंत्रण नहीं होता, जैसे कि ये ज़िवेन या बीस्ट सोल तलवार, ज्यादातर लोग हथियार की भावना को मिटा देंगे। अन्यथा यदि महत्वपूर्ण क्षण में हथियार की भावना निर्दयी होती तो रोने के लिए कोई जगह नहीं होती। और यह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल जैसा हीरो था। वह ऐसा कैसे होने दे सकता था? पालने में छिपे खतरे का गला घोंटना उनका अंदाज था।
उसे यह भी मालूम होने लगा था कि एक बार जब वह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल द्वारा पकड़ा गया तो वह मिटने के भाग्य से नहीं बच सकता था। इसलिए उन्होंने जमकर संघर्ष भी किया। उसे खुद को क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के हाथों में नहीं पड़ने देना चाहिए। इस समय ज्यादा दूर नहीं, सी कोंगहाओ भी घबराने लगा। अगर क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने इसे छीन लिया तो उनका प्रयास व्यर्थ जाएगा। भले ही दानव कृपाण सीधे उड़ जाए, हर कोई कभी भी क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के हाथों खाली हाथ नहीं गिरेगा। लेकिन इस समय यीशी और यी जिंग को भी एहसास हुआ कि यह सबसे महत्वपूर्ण क्षण होना चाहिए। उन्होंने उसे कसकर उलझा लिया, उसे हिलने डुलने का कोई मौका नहीं दिया। इसलिए वह केवल क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को राक्षस कृपाण के करीब और करीब आते हुए देख सकता था। अचानक लुप्त होती छाया जहरीली मगरमच्छ कबीले के लोगों के बीच चीख पुकार मच गई। ताज राजकुमार, पीछे सावधान रहना। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने यह चीख सुनी, लेकिन उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। उसने केवल एक तेज आकृति को अपने पास से उड़ते हुए महसूस किया, सीधे उस दानव कृपाण को पकड़ लिया जो मध्य हवा में नहीं चल सकता था। बूम! आकृति ने सीधे राक्षसी कृपाण को पकड़ लिया जो मध्य हवा में पागलपन से संघर्ष कर रही थी, और सीधे अपने सभी आध्यात्मिक ईथर को काट दिया। आकृति अचानक शून्य स्थान की ओर उड़ गई। परिचित आकृति और उसके पीछे विशाल पंखों की जोड़ी को देखते हुए क्राउन प्रिंस मगरमच्छ की आंखें अचानक लाल हो गईं और वह दहाड़ा। ये ज़िवेन! हाँ, यह आंकड़ा कोई और नहीं बल्कि ये ज़िवेन थी। मंटिस सिकाडा का पीछा करता है, पीछे के ओरियोल से अनजान। जब क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को सबसे ज्यादा गर्व हुआ तो ये ज़िवेन ने राक्षसी कृपाण छीन ली। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल हमेशा से ही दूसरों को डराता धमकाता रहा है। कुछ ही लोग थे जो क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को हरा सकते थे, लेकिन यह निश्चित रूप से उसके सामने ये ज़िवेन नहीं था। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल, जो हमेशा अहंकारी रहा था, को ये ज़िवेन ने बीच में रोक लिया। उनके हृदय में क्रोध की कल्पना की जा सकती थी। यह लगभग पूरे आकाश में जल गया। हा हा हा, क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल, आप इस दिन के लायक हैं। बगल में मौजूद सी कोंगहाओ बहुत खुश था। क्राउन प्रिंस ने उसे इस तरह पकड़ा जैसे कोई कीड़ा सिकाडा का पीछा कर रहा हो। उनके दिल में डिप्रेशन मौजूदा क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल से कम नहीं था। लेकिन अब यह देखकर कि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल पर घात लगाकर हमला किया जा रहा है, वह बहुत अच्छे मूड में था। हालांकि उसकी ताकत क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल से कम थी, लेकिन वह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल से नहीं डरता था। इनमें से प्रत्येक युवा विशेषज्ञ स्वर्ग का गौरवशाली पुत्र था। वे इतनी आसानी से दूसरों के सामने समर्पण कैसे कर सकते हैं? और तो और, साधना मार्ग अभी शुरू ही हुआ था। यह निश्चित नहीं था कि भविष्य में कौन आगे चलेगा। इस समय क्राउन प्रिंस मगरमच्छ को हारते हुए देखकर सी कोंगहाओ कैसे खुश नहीं हो सकता था। मौत को प्रणाम, युवराज मगरमच्छ चिल्लाया। उसने सीधे पानी क्यूई का एक बड़ा हाथ पकड़ लिया और ये ज़िवेन को पकड़ लिया। अगर ये ज़िवेन को पकड़ा गया तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा, भले ही उसकी मौत न हुई हो। अगर यह पहले होता तो ये ज़िवेन मौके पर ही पकड़ी जाती। बचना कतई संभव नहीं था। लेकिन अब ये ज़िवेन पहले जैसी नहीं रही। ट्रांसेंडेंट रियल्म 4th लेवल पीक में कदम रखने के बाद उसके और क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के बीच का अंतर इतना बड़ा नहीं था। ये ज़िवेन को गंभीर चोट पहुंचाना असंभव था। और तो और, जैसे जैसे ये ज़िवेन की खेती में सुधार हुआ, दानव पंखों की गति तेज हो गई। दोनों एक दूसरे के पूरक थे। ये ज़िवेन ने सीधे गति की। वज्र के पंख फड़फड़ाए, उनका फिगर टिमटिमा गया और उन्होंने इस अचानक हुए झटके को सीधे चकमा दे दिया। कुछ ही दूरी पर थंडरबोल्ट विंग्स का मूवमेंट बेहद तेज था। जब तक प्रतिद्वंदी की ताकत ये ज़िवेन से ज्यादा मजबूत न हो, तब तक ये ज़िवेन को पकड़ना मुश्किल था। यह कहने के बजाय कि तानाशाह शरीर की तकनीक ये ज़िवेन की ताकत का आधार थी, यह कहना बेहतर होगा कि यह उसके शैतानी पंख थे। अत्याचारी शरीर की तकनीक बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन शैतान के पंखों के साथ अन्य लोग उसे मार नहीं सकते थे, उसे घायल करने की तो बात ही छोड़ दें। हालांकि ये ज़िवेन के लिए असली समस्या क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के पीछे से नहीं आई थी। हालांकि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल बार बार दहाड़ रहा था, लेकिन वो एक ज़िवेन के कदमों की आहट तक नहीं पकड़ सका। जब तक क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल लॉ मैनिफेस्टेशन के दायरे में नहीं पहुंच जाता और अपने क्षेत्र में खेती नहीं करता, तब तक ये ज़िवेन तुरंत इसमें शामिल हो सकता था। यही होन का छद्म क्षेत्र नहीं था, यह वास्तविक क्षेत्र था। इस क्षेत्र में सभी नियम उनके द्वारा निर्धारित किए गए थे। उस समय यह स्वर्गीय दाव को समझने की प्रतियोगिता होगी। उसके लिए असली मुसीबत उसके हाथ में शैतान कृपाण से आई थी। जिस क्षण उसने शैतान कृपाण को पकड़ा, उसने महसूस किया कि एक भयानक राक्षसी आभा तुरंत उसके शरीर को घेर रही है। इसने सीधे उसके दिमाग पर आक्रमण किया और उसके दिमाग को प्रभावित किया। ये ज़िवेन ने ठंडी सांस ली। उसके शरीर पर मोटी क्यूई की परतें उभर आईं, जो उसके हाथ में शैतान कृपाण से निकली राक्षसी आभा को दबा रही थी। पृथ्वी के स्तर के मार्शल आर्ट यंत्र से निकलने वाली राक्षसी आभा ये ज़िवेन की कल्पना से कहीं अधिक अत्याचारी थी। गैर दानव कुलों के लिए राक्षसी आभा सिर्फ एक हानिकारक ऊर्जा थी।
हालांकि ऐसी राक्षसी तकनीकें थीं जो राक्षस कुल की साधना की नकल करती थीं, फिर भी बहुत से लोग ऐसे थे जो आविष्ट होने की हद तक इसका अभ्यास करते थे। इसका अभ्यास करने वाले बहुत से लोग न तो इंसान थे और न ही राक्षस। हालांकि यह केवल दूसरों के लिए मामला था, येज़िवेन के लिए ऐसा नहीं था। जब इन मोकी ने आक्रमण किया, येज़िवेन के त्यानयुवान दर्पण ने इसे सीधे अवशोषित कर लिया। इस शैतान ब्लेड की तुलना में येमो सभी पहलुओं में पूर्वज स्तर का विशेषज्ञ था। हालांकि त्यानयुवान दर्पण का वर्तमान ग्रेड इस डेविल ब्लेड जितना अच्छा नहीं था, लेकिन इसके लिए येमो की ताकत को उलट देना असंभव था। येमो येज़िवेन के पास उपस्थित हुए और कहा, इस जगह को मेरे लिए छोड़ दो। फिर उसने सीधे शैतान कृपाण में ड्रिल किया। येज़िवेन ने शैतान कृपाण की गतिविधियों को दबाने के लिए लगातार क्यूई को जुटाया। येमो के अंदर जाने के कुछ ही समय बाद अचानक शैतान कृपाण अनंत दिव्य प्रकाश से खिल उठा। ऐसा लग रहा था मानो शैतान जमकर संघर्ष कर रहा हो। फिर उसमें से एक शैतान की दहाड़ निकली जिससे लोग थरथरा उठे। येज़िवेन ने परवाह नहीं की और बस शैतान कृपाण की हरकतों को दबाती रही। निश्चित रूप से शैतान कृपाण की हरकतों को गायब होने में देर नहीं लगी। येज़िवेन भी महसूस कर सकते थे कि शैतान कृपाण बहुत अधिक आज्ञाकारी हो गया था। येज़िवेन, यह हो गया है। टूल स्पिरिट को मेरे द्वारा पिनकर मार दिया गया है। येमो ने उत्साह से कहा, मैं अपनी दिव्य भावना का निशान छोड़ दूंगा। बाद में मैं इस जगह को संभाल लूंगा, कोई समस्या नहीं होगी। येज़िवेन ने राहत की सांस ली। जिस क्षण से उसने शैतान कृपाण को छीनने का फैसला किया, उसे एक बात का यकीन था। वह सीधे शैतान कृपाण में टूल स्पिरिट को मिटाना था। ऐसे छिपे हुए खतरे को छोड़ना असंभव था। आखिरकार उसके और येमो के बीच संबंध विलेही थे। यह कोई मार्शल आर्ट उपकरण नहीं था जिसे उन्होंने खुद को परिष्कृत किया। उसके लिए टूल स्पिरिट की मदद से वह शैतान कृपाण को जल्दी से मास्टर कर सकता था। साथ ही वह शैतान कृपाण की शक्ति का 120% भी लगा सकता था। वहीं यह एक टाइम बम भी था। यह कब अचानक फट जाए किसी को पता नहीं था। इसलिए उन्होंने टूल स्पिरिट को सीधे मिटाते हुए इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर के समान दृष्टिकोण अपनाया। उसके पीछे क्राउन प्रिंस मगरमच्छ ने देखा कि येज़िवेन के हाथ में शैतान कृपाण का कोई विरोध नहीं था। हालांकि समय कम था, फिर भी वह नहीं जानता था कि क्यों। वह गुस्से में था। येज़िवेन ने टूल स्पिरिट को पूरी तरह से मिटा दिया था और शैतान कृपाण के प्रतिरोध को दबा दिया था। अगर वह होते तो निश्चित रूप से ऐसा ही करते, लेकिन अब जब उसने इसे अपनी आंखों से देखा तो वह आग बबूला हो गया। हाँ, क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल, आज मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के सामने से येज़िवेन की थोड़ी गुस्ताख आवाज आई। उसके पीछे दानव के पंख फड़फड़ाते रहे और उसका शरीर दूर तक उड़ने लगा। येज़िवेन, मैं तुम्हें बिना दफनाने की जगह के मरने दूंगा। क्राउन प्रिंस मगरमच्छ ने विशाल आकाश को चीरते हुए गर्जना की और लगातार आकाश को थप्पड़ मारा। हालांकि येज़िवेन को चोट पहुंचाने का कोई तरीका नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता गया, येज़िवेन ने धीरे धीरे उसे और पीछे छोड़ दिया। जब वह येज़िवेन को नहीं देख सका तो उसने नाराजगी छोड़ दी और सीकोनगाह पर झपट्टा मारने लगा। येज़िवेन ने धीरे धीरे महसूस किया कि उसके पीछे क्राउन प्रिंस मगरमच्छ की आभा धीरे धीरे गायब हो गई। उसने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी रफ्तार कम नहीं हुई। उसने अपने दानव पंख फैलाए और दूरी में उड़ गया। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल से मदद मांगने के बाद येज़िवेन ने तुरंत विशाल दानव के रक्तसार को अवशोषित करना शुरू कर दिया। त्यानयुवान मिरर द्वारा रूपांतरित शक्ति येज़िवेन के शरीर में उड़ेल दी गई। शैतानी हवा उसके चारों ओर सीटी बजा रही थी, लेकिन येज़िवेन को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में खून उबलने लगा हो। इसमें अनगिनत ताकतें उग्र थीं। वह सिर्फ एक ट्रांसेंडेंट रियल्म 4th लेवल योद्धा था। पारलौकिक क्षेत्र 8वें स्तर के शिखर विशाल दानव की तुलना में अभी भी एक बड़ा अंतर था। कम समय में उन रक्तसारों की ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित करने का कोई तरीका नहीं था। येज़िवेन ने तुरंत निर्णय लिया और लड़ना शुरू कर दिया। उसने अपने शरीर में रक्तसार के शोधन को बढ़ावा देने के लिए लगातार उन लड़ाइयों का इस्तेमाल किया। इस तरह उसकी खेती में भी तेजी से सुधार हो सका। वह सीलबंद स्थल की और गहराई तक जाता रहा। उसके शरीर पर आभा मजबूत और मजबूत हो रही थी। वह किसी भी समय उत्कृष्ट दायरे के 5वें स्तर में प्रवेश करेगा। तार्किक रूप से कहा जाए तो इन दैत्यों के रक्तसार को परिष्कृत करने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि येज़िवेन के पास त्यानयुवान मिरर था। वह इसे बड़े पैमाने पर अपने उपयोग के लिए परिष्कृत कर सकता था। हालांकि जैसे जैसे वह सीलबंद क्षेत्र में गहरे और गहरे जाता गया, उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके चारों ओर की हवा मोकी से भर गई है। यह असामान्य रूप से दुष्ट हो गया था। वह नहीं जानता था कि यह दुष्ट मुक्की कितने आक्रोश से दूषित हो चुका है। इसने आकाश में क्रोधित आत्माओं का एक समूह बना लिया था और उसकी ओर झपट पड़ा था। आकाश विकृत दानव आभा से भर गया था। उनमें से कुछ ने उत्परिवर्तित भी किया था। बूम! येज़िवेन ने टूटे हुए सितारों की मुट्ठी को नष्ट कर दिया।
पराक्रमी तारा शक्ति ने उसके सामने असंख्य दानव आभाओं को जल्दी से टुकड़ों में चकनाचूर कर दिया। जैसे ही उसने इस मूके को उड़ाया, उसे अचानक लगा कि उसके शरीर में रक्त का सार हिल गया है। इसमें से कुछ उनके द्वारा परिष्कृत किया गया था। उसकी लगातार बमबारी से उसके शरीर में रक्तसार भी धीरे धीरे परिष्कृत हो रहा था। किसी भी समय विस्फोट का पूर्व अनुभव अब नहीं था, केवल संतोष का भाव था। उसके हाथ से एक ज्वाला निकली। यह दुष्ट आभा की प्राकृतिक दास्ता की तरह था। जब ये लपटें उठीं तो अनगिनत राक्षस आभा जलकर राख हो गए। दानव आभा जो बुरी आत्माओं में बदल गई थी, एक पल में जल गई। इस समय हजारों उत्परिवर्तित डेविल क्यूई ईविल स्पिरिट्स उसके ब्लेड के नीचे आ गए। इन डेविल क्यूई ईविल स्पिरिट्स से निपटना आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि उनके पास भौतिक शरीर नहीं था। वे किसी के मन पर आक्रमण कर सकते थे और अंततः किसी के शरीर पर कब्जा करने के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते थे। वे बहुत ही भयानक थे। मानव शरीर को परिष्कृत करना आसान था, लेकिन आत्मा को परिष्कृत करना सबसे कठिन था। हालांकि ये ज़िवेन अलग थी। उनके शरीर से निरंतर पंचरंगी दिव्य तेज निकलते रहते थे और वे ऊपर से नीचे तक छा जाते थे। यह प्रबुद्ध मन प्राचीन वृक्ष था। यह सभी बुराइयों के लिए अभेद्य था। ये ज़िवेन के दिमाग में कोई भी दुष्ट आत्मा आक्रमण नहीं कर सकती थी। इसलिए ये ज़िवेन कभी भी तथाकथित और डेविल के बारे में चिंतित नहीं थे, भले ही उनकी साधना की गति बहुत तेज थी। इसके अलावा यह छिपे हुए खतरों को पीछे छोड़ सकता है। इसके अलावा वह तथाकथित और डेविल के बारे में कभी चिंतित नहीं थे। उनके पास प्रबुद्ध मन प्राचीन वृक्ष था। इतने सालों के बाद मिंगक्सिन का प्राचीन पेड़ भी दर्जनों फीट की ऊंचाई तक बढ़ गया था। यह ड्रैगन नस में लगातार आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। हालांकि ये ज़िवेन को पता था कि वास्तविक विकास से अभी भी एक बड़ा अंतर था। यहाँ तक खुद ये ज़िवेन भी नहीं जानता था कि क्या वह मिंगक्सिन प्राचीन वृक्ष के पूर्ण विकास को देखने के लिए जीवित रह सकता है। इसलिए उसने उन बुरी आत्माओं की परवाह नहीं की जिनसे आम लोग सबसे ज्यादा डरते थे। वह सीधे अंदर घुसा और उन्हें मार डाला। अंतहीन शून्य में अनगिनत राक्षसी हवाएं अनगिनत राक्षसों और तामसिक आत्माओं के साथ मिश्रित होती हैं। उसमें एक सियान आकृति आगे बढ़ रही थी। यह ये ज़िवेन थी। ये ज़िवेन के शरीर का प्रभामंडल शक्तिशाली और भयानक था। क्यूई के घेरे सीधे बाहर की ओर धकेले गए, एक दानव आभा तूफान की स्थापना करते हुए मंडलियों में बाहर की ओर बहते हुए। उसके शरीर पर आभा लगभग बेकाबू थी, बाहर की ओर बह रही थी। 10 दिन। पलक झपकते ही 10 दिन बीत गए। चाहकर भी पकड़ने का कोई उपाय न था। हालांकि ये ज़िवेन के लिए ये 10 दिन असाधारण रूप से संतोषजनक कहे जा सकते हैं। इन 10 दिनों में उसने दैत्य के रक्तसार का एक अंश ग्रहण कर लिया था। उसके शरीर को ऐसा लगा जैसे वह फटने वाला हो। यदि अधिकांश रक्तसार को अवशोषित करने वाली अत्याचारी शरीर तकनीक के लिए नहीं, तो शायद वह अब तक विस्फोट कर चुका होता। वह पहले ही ट्रांसेंडेंट रियल्म 4th लेवल पीक में प्रवेश कर चुका था। लेकिन पिछले 10 दिनों में, हालांकि वह अभी भी धीमी प्रगति कर रहा था, फिर भी वह ट्रांसेंडेंट रियल्म 5th लेवल से एक कदम दूर था। इससे वह अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रहा था। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी फसल यह थी कि इन दैत्यों के रक्तसार को अवशोषित करने के बाद अत्याचारी शरीर शास्त्र भी 9वीं परत के अंतिम चरण में प्रवेश कर गया था, और यह महान सिद्धि से दूर नहीं था 9वीं परत की। पिछले 10 दिनों से वह लगातार वध कर रहा था। आसुरी हवाओं में हमेशा बुरी आत्मा या शैतान छिपे रहते थे, इसलिए उसके पास सावधान रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर वह सावधान नहीं होता तो उसका सिर कलम कर दिया जाता। उसकी आत्मा को हर समय सबसे तनावपूर्ण स्थिति में बनाए रखना चाहिए। सौभाग्य से वहां मिंगक्सिन प्राचीन वृक्ष था। ये ज़िवेन के लिए उसे तनिक भी थकावट महसूस नहीं हुई। इसके विपरीत निरंतर लड़ाइयों ने उसके रक्तसार के अवशोषण को गति दी। उसकी खेती भी टूटने की कगार पर थी। वह सही मायने में पारलौकिक क्षेत्र 5वें स्तर में प्रवेश कर सकता है। उसके सामने एक असामान्य रूप से विशाल दुष्ट आत्मा थी। यह असंख्य मात्रा में शैतानी ऊर्जा से दूषित हो गया था। कोई भी धीरे धीरे देख सकता था कि एक जोड़ी रक्त लाल आंखें उसके काले और भयानक चेहरे से ये ज़िवेन को मजबूती से घूर रही थीं। इसने एक तरह की बुरी भावना को दूर कर दिया। ये ज़िवेन को नहीं पता था कि यह किस तरह का जुनून है। इसकी ताकत पारलौकिक क्षेत्र 7वें स्तर तक पहुंच गई थी। अजेय क्षेत्र औसत पारलौकिक क्षेत्र 7वें स्तर की तुलना में बहुत अधिक अत्याचारी। हालांकि उसके पास भौतिक शरीर नहीं था, फिर भी भौतिक शरीर की तुलना में उससे निपटना कहीं अधिक कठिन था। भौतिक शरीर की कमी के कारण इसे सही मायने में फैलाना मुश्किल था। असली खौफ सिर्फ यही नहीं था। इसके प्रत्येक हमले को आध्यात्मिक हमले से जोड़ा जा सकता है। ये ज़िवेन को छोड़कर, जिनके पास अपने दिमाग की रक्षा के लिए मिंगक्सिन प्राचीन पेड़ था, इस तरह के हमले का सामना करने पर आम लोगों को निश्चित रूप से नुकसान उठाना पड़ेगा। टस्क मानव, अपने शरीर का योगदान दें। एक बार जब मेरे पास एक भौतिक शरीर होगा तो मैं इस अंधेरी जगह को छोड़कर बाहरी दुनिया में जा सकता हूँ।
दानव ने येज़िवेन से बहुत ही मोहक आवाज में कहा, जैसे कि वह येज़िवेन को बरगलाने की कोशिश कर रहा हो। वह आवाज ध्वनि तरंगों के एक समूह में बदल गई और येशिवेन के दिमाग पर आक्रमण करने की कोशिश की। हालांकि इसे ज्ञानवर्धक मन प्राचीन वृक्ष द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। आप मुझ पर इस तरह की घटिया चाल का इस्तेमाल करना चाहते हैं? तू ज़िवेन ने उपहास किया और उसके शरीर पर दिव्यता लुढ़क गई। ऐसा लगता था कि ये ध्वनि तरंगें अपनी दास्ता का सामना कर चुकी थीं, तुरंत जल रही थीं। तीखी चीखें थीं। कोई नहीं जानता था कि इसमें कितनी क्रोधी आत्माएं मिली हुई थीं, लेकिन येशिवेन के खिलाफ यह बेकार था। येज़िवेन ने इसे सीधे ब्लॉक कर दिया। दानव तुरंत अपमान से बाहर निकल गया और दहाड़ता हुआ बोला, शापित मानव, मरो। उसके शरीर पर काली राक्षसी धुंध में एक भूतिया पंजा फंस गया। स्विश! उसका भूतिया पंजा तुरंत पकड़ लिया और भूतिया छाया दिखाई दी। इस भूतिया पंजे पर अनगिनत भूतिया लपटें जल रही थीं। यह तुरंत आकाश से जल गया और आग की लपटें हर जगह फैल गईं। इसने येशिवेन को एक ही बार में जकड़ लिया। येशिवेन ने अचानक महसूस किया कि उसके चारों ओर की हवा एक फ्लैश में जल रही थी, जिससे एक भयानक दबाव बना जो उस पर दबाव बना रहा था। न केवल शारीरिक दबाव बल्कि मानसिक दबाव भी जो एक ही समय में उस पर हावी हो रहा था। मेरे लिए तोड़ो! येशिवेन जोर से चिल्लाए। येज़िवेन जोर से चिल्लाया और उसके हाथ में आग का गोला जल गया। जिस मोकी ने येज़िवेन से संपर्क करने की कोशिश की, वह तुरंत जलकर राख हो गया और लौ के लिए पोषण में बदल गया। फिर एक शुआ ध्वनि के साथ ज्वाला एक जलती हुई लंबी ब्लेड में परिवर्तित हो गई और राजसी दाओकी तुरंत उस शैतान की ओर कटा जो उससे बहुत दूर नहीं था। बूम! भूतिया पंजा और येज़िवेन का उग्र कृपाण बीच हवा में टकरा गए। शून्य में अंतहीन राक्षसी ऊर्जा सभी दिशाओं में व्यापक एक पल में वायु तरंगों में बदल गई। अंतरिक्ष पानी की सतह की तरह लगातार विकृत होने लगा और लहरों के घेरे फैल गए। तू ज़िवेन की उग्र कृपाण आभा उसके हाथ में फिसल गई और वह जलने लगी, जिससे दानव बार बार चिल्लाने लगा। येज़िवेन के शरीर ने एक बार फिर से एक मोटी वास्तविक तात्विक ऊर्जा का संचार किया और यह उसके हाथ में आ गई। उसके हाथ में उग्र कृपाण आभा अचानक दोगुनी से अधिक मोटी हो गई और एक बार फिर कट गई। वो भूतिया पंजा जो अभी येशिवेन के साथ समान रूप से लड़ने में सक्षम था, अचानक उग्र कृपाण आभा से आधा कट गया। दुष्ट भूत अचानक एक चीख में फूट पड़ा और जल्दी से अपने भूतिया पंजे को पीछे हटा लिया। घाव से जुड़ी अनगिनत उग्र कृपाण आभा, इसलिए घाव को ठीक करने का कोई रास्ता नहीं था और यह केवल चीखना जारी रख सकता था। हालांकि यह केवल एक आध्यात्मिक शरीर था और भौतिक शरीर नहीं था, लेकिन यह लौ आध्यात्मिक शरीर को भी जलाने में सक्षम प्रतीत हो रही थी, जो बहुत ही अजीब था। इससे दैत्य अचानक घबराने लगा। इस समय दानव की आंखों ने अचानक दो रक्त लाल बत्तियां निकाली और इसने येज़िवेन को ढक लिया और इसका आंकड़ा सीधे राक्षसी धुंध के बादल में बदल गया और सीधे येज़िवेन के दिमाग में घुस गया। अप्रत्याशित रूप से सीधे येज़िवेन पर कब्जा करना चाहता था ज़िवेन का शरीर। दानव के लिए अगर उसके पास शरीर नहीं होता तो वह कभी भी इस दुनिया की बेड़ियों को तोड़ नहीं पाता। यह भी दुनिया के नियमों में से एक था और इसे बदलने का कोई उपाय नहीं था। येशिवेन की जीवटता अत्यधिक थी। दानव के लिए यह अंधेरे में एक मार्गदर्शक प्रकाश के समान था, जैसे एक पतंगा आग में उड़ता है। इसे येज़िवेन के शरीर पर कब्जा करना चाहिए, फिर उसके पास सफलता का एक वास्तविक दिन होगा। इस दुनिया में अगर यह कहा जाता था कि लाश के लिए 3 लोकों से बाहर निकलना मुश्किल था और 5 तत्वों में नहीं, तो इन दुष्ट आत्माओं के पास वास्तव में सफलता का कोई दिन नहीं था। बाहर निकलना असंभव था। संसार का यही नियम था। बाहर निकलने के लिए यह कहा जा सकता है कि उन्होंने सभी साधनों को समाप्त कर दिया था। येज़िवेन की तरह यह एक उत्कृष्ट भट्टी के बराबर था और उनके लिए हार मानना असंभव था। आप अंदर भागना चाहते हैं, यह वास्तव में हास्यास्पद है। येज़िवेन हिले नहीं और इसे सीधे अपनी चेतना के समुद्र में भागते हुए देखा। यदि इस दानव को बाहर से निपटना कठिन समझा जाता था, तो चेतना के इस समुद्र में यह पूरी तरह से येज़िवेन का क्षेत्र था। यह दानव येज़िवेन के शरीर में घुस गया, लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं मिला जिसकी उसने कल्पना की थी। इसके विपरीत ऐसा लगता था कि वह एक दलदल में गिर गया है और उसका पूरा शरीर एक पंचरंगी दिव्य तेज द्वारा मजबूती से बंद कर दिया गया है। उसके शरीर की सारी शक्ति एक पल में दबा दी गई और संयमित लग रही थी। यह मिंगक्सिन प्राचीन वृक्ष था जिसने चाल चली। ज्ञानवर्धक मन प्राचीन वृक्ष सामान्य समय में बहुत शक्तिशाली नहीं लगता था। हालांकि तथ्य यह था कि ज्ञानवर्धक मन प्राचीन वृक्ष इस पहलू में बिल्कुल शीर्ष पर था। येज़िवेन ने प्रबुद्ध मन प्राचीन वृक्ष के मार्गदर्शन में आंतरिक राक्षसों या क्यूई विचलन की परवाह नहीं की। यह बस इस प्रकार की दुष्ट आत्मा की दास्ता थी। येज़िवेन सीधे इस दुष्ट आत्मा की ओर दौड़े और उनके हाथ में उग्र लंबी कृपाण सीधे नीचे गिर गई। आकाश में एक विशाल निशान फिसल गया और सीधे नीचे गिर गया। बूम! यह दानव चिल्लाया और फिर इस प्रचंड ज्वाला से जलकर राख हो गया। अभी इसके उत्साही रूप की कल्पना करना असंभव था।
इस दानव के हरे धुएं के बादल में जलने के बाद इसे भी सीधे येज़िवेन द्वारा अवशोषित किया गया था, लेकिन यह भौतिक साधना को पूरक करने के लिए नहीं था, बल्कि दिव्य चेतना में परिशोधित करने के लिए था। येज़िवेन ने अचानक महसूस किया कि उनकी अपनी दिव्य चेतना अचानक बहुत मजबूत हो गई थी। येज़िवेन अभी अभी अपनी चेतना के समुद्र से बाहर आया था। अचानक उसने केवल अपने चेहरे पर बुरी हवा का झोंका महसूस किया और एक भयानक गर्जना आकाश में उड़ गई। उसने अपना सिर घुमाया और तुरंत एक लाश को बहुत दूर से ठंडेपन से घूरते देखा। इसकी तैलिया हरी आंखों की जोड़ी ने उसे झकझोर कर रख दिया। उसके शरीर पर कपड़ों को देखकर येज़िवेन यह नहीं बता सकती थी कि यह किस युग से है, और केवल यह महसूस किया कि यह असामान्य रूप से प्राचीन था। इसके अलावा इसने भारी कवच रखा था और येज़िवेन को नहीं पता था कि कितने साल बीत गए थे जब वह एक ज़ोंबी में तब्दील हो गई थी। तभी येज़िवेन को याद आया कि यह सील किया गया स्थान एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र होना चाहिए, और यह एक ऐसा युद्ध क्षेत्र भी था जहां दानव कबीले ने प्राचीन बेरेंस महाद्वीप पर आक्रमण किया था। इस लड़ाई में कई विशेषज्ञ मारे गए थे और यह मुहरबंद स्थान उस समय ऐसी परिस्थितियों में बना था। राक्षसी हवा की स्थिति के तहत पर्यावरण को अत्यधिक यिन का स्थान कहा जा सकता है। कई लाशें हजारों साल तक सड़ी नहीं, ऐसे में न जाने कितनी लाशें लाश में तब्दील हो चुकी थीं। यह मानव विशेषज्ञों की लाशें हो सकती हैं या यह समुद्री कबीले के विशेषज्ञों की लाशें हो सकती हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश राक्षसी लाशों में तब्दील दानव कबीले विशेषज्ञों की लाशें होनी चाहिए। यह सबसे भयानक बिंदु था। येज़िवेन ज्यादा नहीं हिली और राक्षसी लाश पहले ही झपट चुकी थी, सीधे येज़िवेन की ओर लपकी। भयानक भूतिया पंजे सीधे येज़िवेन के चेहरे पर चढ़ गए, जैसे कि यह स्वर्ग और पृथ्वी को चीरकर निकल जाए। बुरी हवा उसके चेहरे पर आ गई और येज़िवेन ने जल्दी से जमीन पर कदम रखा, इस घातक आघात को बमुश्किल चकमा देते हुए। उसके पीछे दानव पंख फड़फड़ाते रहे और वह कुछ हद तक खुश था कि वह अभी पकड़ा गया था। अगर येज़िवेन की हरकत थोड़ी धीमी होती तो वह इस भूतिया पंजे से मौके पर ही आधा फट सकता था। उत्कृष्ट क्षेत्र 8वां स्तर। येज़िवेन चौंक गई। यह वास्तव में एक पारलौकिक क्षेत्र 8वीं स्तर की यिन लाश थी। हालांकि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल का पीछा करने से पहले येज़िवेन ने जो जलती हुई लाश देखी थी, उसकी तुलना में एक गैप था। यह गैप बहुत बड़ा नहीं था। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की तुलना में भी यह विशाल और दुष्ट आभा बहुत छोटी थी। येज़िवेन ने सीधे त्यान्युवान मिरर से राक्षसी कृपाण निकाली। सामान्य परिस्थितियों में येज़िवेन ने इस राक्षसी कृपाण का कम से कम उपयोग करने की कोशिश की। हालांकि अपरिपक्व आत्मा को हटा दिया गया था, फिर भी यह एक राक्षसी कृपाण थी। लंबे समय तक इसका उपयोग करने से व्यक्ति के दिमाग और निर्णय पर आसानी से प्रभाव पड़ेगा। बेशक येज़िवेन मिंगक्सिन प्राचीन पेड़ के साथ इस बारे में चिंतित नहीं थे। वह सिर्फ बाहरी वस्तुओं पर बहुत अधिक निर्भर रहने की आदत विकसित नहीं करना चाहता था। यदि यह आवश्यक नहीं था तो वह आमतौर पर लापरवाही से हथियारों का इस्तेमाल नहीं करता था। वैसे भी वह पहले ही उस बिंदु पर पहुंच चुका था जहां घास और पेड़ के हर ब्लेड को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। गर्जन। यह देखकर कि उसका हमला काम नहीं आया, ज़ॉम्बी गुस्से से दहाड़ा और लिन फैन पर फिर से झपटा। इसने एक मुक्का मारा और लाश क्यूई के साथ मिश्रित राक्षसी क्यूई की परतें बह गईं, शून्य में एक भयानक पर्वत श्रृंखला में घनीभूत हो गईं। इस ज़ॉम्बी ने जिस मार्शल आर्ट की खेती की है, उसे इस मार्ग को अपनाना चाहिए था। भले ही यह एक ज़ॉम्बी बन गया हो, इसकी मुट्ठी तकनीक को इसके पिछले जीवन के प्रभाव से अलग नहीं किया जा सका। येज़िवेन ने अचानक अभूतपूर्व दबाव महसूस किया, जिससे उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल का सामना करते समय यह लगभग वैसा ही एहसास था, लेकिन क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल का आभामंडल इस ज़ॉम्बी से ज्यादा अनियंत्रित था। लेकिन ताकत के मामले में येज़िवेन नहीं जानती थी कि कौन ज्यादा मजबूत है। आखिरकार येज़िवेन ने क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को वास्तव में अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं किया। बिना देखे जज करना आसान नहीं था। हालांकि येज़िवेन ने महसूस किया कि क्राउन प्रिंस मगरमच्छ अधिक मजबूत था और इस ज़ॉम्बी का आध्यात्मिक ज्ञान स्पष्ट रूप से अपर्याप्त था, फिर भी उसने इसे गंभीरता से लिया। येज़िवेन की त्वचा तुरंत स्वर्ण दिव्यताओं से ढकी हुई थी। असंख्य दानव ऊर्जाओं के बीच यह सुनहरी रोशनी से जगमगाता हुआ प्रतीत हुआ और असंख्य जबरदस्ती को प्रत्यक्ष रूप से अदृश्य कर दिया। यह कहा जाना चाहिए कि भगवान के शरीर में उनकी भव्य आभा कौन जोड़ सकता है। यहाँ तक अगर यह सिर्फ देवता थे तो यह तुरंत वापस आ गया। यह ऐसा था मानो उनकी गरिमा को भड़काया गया हो और सीधे वापस उछाल दिया गया हो। त्यान्युवान दर्पण तुरंत उसके शरीर से उड़ गया। एक भयानक दबाव एक सम्राट की तरह ज़ॉम्बी पर मजबूती से दबा हुआ। ज़ॉम्बी को घुटन का एहसास हुआ क्योंकि एक भयानक दबाव ने उस पर दबाव डाला। यह एक सहज दबाव था जिसके कारण वह आत्मसमर्पण करना चाहता था। हालांकि वह एक ज़ॉम्बी था, वह एक ज़ॉम्बी था जो शैतान क्यूई में अकेला रहता था। कुछ हद तक वह शैतान जाति से अलग नहीं था। अगर त्यान्युवान मिरर अपनी चरम अवस्था में होता तो शैतान की दौड़ को तो छोड़ ही दे, यह अन्य जातियों को भी दबा सकता था।
लेकिन अब त्यानयुवान मिरर अपनी चरम अवस्था में नहीं था और यह पूरी तरह से डेविल रेस नहीं थी, लेकिन फिर भी यह अपनी ताकत के एक हिस्से को दबाने में सक्षम थी। गर्जन। यह महसूस करते हुए कि यह दबा हुआ है, ज़ोंबी अचानक उग्र हो गया। इस अकथनीय जबरदस्ती का विरोध करने के लिए उसके शरीर पर लाश की ऊर्जा बह गई। उसने पाया कि उसकी शैतानची सुचारू रूप से प्रवाहित नहीं हो रही थी। पहले की तुलना में यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतर जैसा था। हालांकि आधा शैतान होने के अलावा वह एक ज़ोंबी भी था। उसकी अपनी लाश की हुई भी थी। यद्यपि उसकी शैतानची को दबाया जा रहा था, लाश की ची का दमन इतना अधिक नहीं था। इसकी ताकत बहुत ज्यादा कमजोर नहीं हुई। येशिवेन ने एक गहरी सांस ली। उसने ज्यादा आराम नहीं किया क्योंकि इस प्रेत की शक्ति दबी हुई थी। हर बार जब ज़ॉम्बी की मुट्ठी उतरती थी तो वह एक पर्वत श्रृंखला में बदल जाती थी जो येशिवेन को तोड़ती थी। यह असामान्य रूप से भयानक था। ऐसा लग रहा था कि ये पहाड़ दुनिया को तबाह करने में सक्षम थे, एक अदृश्य दबाव बना रहे थे जिसने येशिवेन के दिल पर बमबारी की थी। येशिवेन स्लैश आउट। राक्षसी कृपाण की वृद्धि के तहत येशिवेन द्वारा निकाली गई उग्र कृपाण की आभा और भी भयानक थी। इसने सीधे शून्य में आग का एक बड़ा समुद्र बना दिया। यह सीधे पर्वत श्रृंखला पर गिरा। बूम। उग्र कृपाण आभा और मुट्ठी की आभा एक भयानक काले बवंडर को पार करते हुए मध्य हवा में हिंसक रूप से टकरा गई। ज़ॉम्बी की मुट्ठी बहुत तेज नहीं थी। यह विशाल आकाश को काटता था, लेकिन असली डरावनी बात यह थी कि इसकी मुट्ठी पहाड़ जितनी भारी थी। यह इतना शक्तिशाली था कि यह एक पर्वत श्रृंखला को उड़ा सकता था। लंबे कृपाण के माध्यम से एक बड़ी ताकत सीधे येशिवेन के शरीर पर गिरी। येशिवेन सीधे 5 या 6 कदम पीछे हट गई। हर कदम हवा के एक बड़े क्षेत्र को ढहाता है, जिससे आकाश में एक शानदार दृश्य बनता है। एक अत्याचारी शरीर के रूप में येशिवेन की ताकत बहुत बड़ी थी। हालांकि ये ज़ॉम्बी भी कोई साधारण नहीं थी। एक ज़ॉम्बी की बॉडी भी दुनिया की सबसे मजबूत बॉडी में से एक थी। इसके अलावा यह उन शक्तिशाली नस्लों से अलग था जो जन्मजात रक्त रेखाओं के साथ पैदा हुई थीं। एक ज़ॉम्बी का शरीर पूरी तरह से थोड़ा थोड़ा करके हासिल किया गया था। इसकी ताकत येशिवेन की तुलना में एक पायदान अधिक थी। बेशक अगर यह एक शक्तिशाली जाति की लाश होती तो मरने के बाद की लाश और भी अधिक शक्तिशाली होती। अगर वो ज़ॉम्बी ड्रैगन या टाइटन ज़ॉम्बी होता तो उसका शरीर ज़ॉम्बी में तब्दील होने के बाद और भी भयानक होता। येशिवेन के चेहरे का रंग उड़ गया था। पंच ने अभी सीधे उसके शरीर में रक्त को उड़ा दिया था और उबलने लगा था। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने पाया कि अभी अभी ज़ॉम्बी के मुंह की पूरी ताकत लेने के बाद उसके शरीर में खून का सार थोड़ा फैल गया था और उसने थोड़ा और अवशोषित कर लिया था। अचानक येशिवेन का दिल खुशी से भर गया। वह सीधे ज़ॉम्बी की ओर बढ़ा और फ्लेमिंग सेबर को खत्म कर दिया। बूम। मुट्ठी आभा और कृपाण आभा अचानक टकरा गई। यह इतना चकाचौंध था कि किसी की आंखें खोलना मुश्किल था। अंतरिक्ष लगभग बिखर गया था। अराजकता फिर से प्रकट हुई और बिग बैंग का दृश्य फिर से प्रकट हुआ। विशाल शॉक वेव ने सीधे तूफानों की परतें उधेड़ दीं। शानदार मुट्ठी आभा, लाश की अतुलनीय रूप से घनी लाश आभा के आशीर्वाद के तहत जल्दी से ज्वलंत कृपाण आभा को भस्म कर दिया। इस समय दोनों पक्षों के बीच ताकत की खाई स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई थी। बूम। इस समय येशिवेन के शरीर पर अतुलनीय रूप से भयानक मुट्ठी की आभा फूट पड़ी। येशिवेन ने मुंह भर खून थूका। येशिवेन के शरीर पर भयानक मुट्ठी का प्रभामंडल गर्जना कर रहा था। अत्याचारी देहशास्त्र को चरम सीमा तक ऊंचा कर दिया गया था। यह हथियारों की टक्कर की तरह था। उस क्षण गगनभेदी मुट्ठी की आभा फैल गई और येशिवेन की छाती लगभग एक खूनी गंदगी में फट गई। यदि यह येशिवेन के असामान्य रूप से मजबूत शरीर के लिए नहीं होता तो वह इस मुट्ठी की आभा से कीमा बनाया हुआ मांस बन गया होता। येशिवेन शरारत से मुस्कुराई, जिससे उसके शरीर पर चोटें आईं। दर्द के मारे उसने फौरन मुंह भर ठंडी हवा चूस ली, लेकिन उसका मिजाज और भी बेफिक्र हो गया। लगातार लड़ाई के साथ साथ जिस गति से उसके रक्तसार को छोड़ा जा रहा था वह तेज और तेज होता जा रहा था। लड़ाई जितनी तीव्र थी, रक्तसार उतनी ही तेजी से पचा और अवशोषित हुआ। येशिवेन की खेती, जो धीरे धीरे स्थिर थी, रक्तसार के निरंतर अवशोषण के साथ धीरे धीरे बढ़ने लगी। तभी येशिवेन को एहसास हुआ कि वह अभी चरम अवस्था में नहीं पहुंचा है। मूल रूप से उसने सोचा कि वह सीमा तक पहुंच गया है और आगे बढ़ना असंभव था जब तक कि पारलौकिक क्षेत्र 5वें स्तर में प्रवेश करने का मौका न हो। अब जब उसने इसके बारे में सोचा, वह अभी भी गलत था। यह पता चला कि उसके पास अभी भी क्षमता थी। हालांकि इसे बाहर निकालने के लिए एक अत्यंत तीव्र लड़ाई की आवश्यकता थी। यदि यह इस ज़ॉम्बी के साथ लड़ाई के लिए नहीं होता तो उसे यह भी एहसास नहीं होता कि उसके पास अभी भी इतनी क्षमता है। इस मौके से येशिवेन का शरीर लगभग ढह गया। यह वास्तव में भयानक पारलौकिक क्षेत्र 8वें स्तर का विशेषज्ञ था। भले ही राक्षस आभा का हिस्सा त्यानयुवान मिरर द्वारा दबा दिया गया था, फिर भी यह बेहद भयानक था। उसके शरीर पर घाव भी नंगी आंखों से दिखने वाली गति से पूरी तरह ठीक हो गए थे। यह फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक थी।
हालांकि जॉम्बी ने ये जिवेन को प्रतिक्रिया करने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया। जैसे ही एक शिवेन मजबूती से खड़ी हुई, वह पहले ही फिर से फट चुकी थी। एक और पंच जमकर फटा। मुट्ठी की आभा ने विशाल आकाश को पार कर लिया और जमकर विस्फोट किया। तू जिवेन की आकृति हवा में उड़ गई और एक ब्लेड का इरादा आकाश में उड़ गया, जिससे एक आपदा बन गई जिसने आकाश को ढक लिया। वह जहां से गुजरती सब कुछ नष्ट हो जाता और जो कुछ दिखाई पड़ता वह जल जाता। विशाल ब्लेड का इरादा हत्या के इरादे से फट गया और आकाश में उड़ गया। ये जिवेन की ची के आग्रह के तहत उसके हाथ में लंबी कृपाण अनगिनत बार आसमान छूती थी। यह ज़ॉम्बी की ओर तेजी से गिरा। बूम! ये जिवेन को फिर से धराशायी कर दिया गया, लेकिन उसका आक्रमण व्यर्थ नहीं गया। उसने सीधे अपनी कृपाण से वार किया। ये जिवेन अभी भी ज़ॉम्बी से निपटने के लिए आश्वस्त थी। उस प्रेत के सीने पर एक बहुत बड़ा घाव उभर आया था। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि ज़ॉम्बी का शरीर बहुत भयानक था, तो इसे 2 हिस्सों में काट दिया गया होता। हालांकि उसकी छाती पर एक बड़ा घाव दिखाई दिया था और उसमें से गहरे हरे रंग का खून टपक रहा था। इस मौके से ये जिवेन की कई पसलियां टूट गईं, लेकिन ये जिवेन ठीक लग रहा था। वह एक बार फिर जॉम्बी की तरफ ब्लास्ट कर गया। फीनिक्स रिजनरेशन तकनीक की मदद से उसके ठीक होने की रफ्तार जॉम्बी से भी तेज थी। दहाड़ते हुए लाश के सामने वह पीछे नहीं हटे। इसके विपरीत वह उच्च आत्माओं में था और सीधे आगे बढ़ा। ये जिवेन ने ज़ॉम्बी के साथ जमकर लड़ाई की। बूम बूम बूम! दोनों पक्षों ने अपना सर्वश्रेष्ठ किया। हर कदम हवा में विस्फोट करेगा और निर्वात को विकृत करेगा। वे जरा भी पीछे नहीं हटे। यह कहा जा सकता है कि उनकी प्रत्येक चाल उग्र थी। ये जिवेन के सिर के ऊपर त्यान्युवान का दर्पण खून के रंग का प्रकाश का पर्दा लटका हुआ था। एक ओर इसने ज़ॉम्बी पर दबाव डाला और दूसरी ओर इसने ये जिवेन की रक्षा भी की। बार बार ये जिवेन को तोड़ा गया और बार बार फिर से जोड़ा गया। उसे नहीं पता था कि दोनों पक्षों के बीच कितनी चालें चलीं। ये जिवेन की भव्य आभा दिन ब दिन मजबूत होती जा रही थी और उसके और शुरुआत के बीच एक बड़ा अंतर था। बूम! ये जिवेन को फिर से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन इस बार उसके शरीर पर एक बड़ी ताकत डाली गई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे एक चौकी खोलने में मदद मिल रही थी। पल भर में ही उसे एक मुक्का मार दिया गया। उसके शरीर पर आभा बेकाबू लग रही थी और बह गई। ये जिवेन ने केवल महसूस किया कि ट्रांसेंडेंट रियलम 5th लेवल की बाधा, जो उसके सामने एक प्राकृतिक खाई की तरह थी, एक मुक्के से अलग हो गई। उसने मुंह भर खून थूका, लेकिन उसका चेहरा असामान्य रूप से सुर्ख था। उसके शरीर पर स्वर्ण देवत्व उबलने लगा। पहले की तुलना में उसकी आभा नाटकीय रूप से बदल गई थी। पारलौकिक क्षेत्र 5वें स्तर में कदम रखने के बाद उनका पूरा शरीर गुणात्मक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। यह बिल्कुल नया क्षेत्र था। वह महसूस कर सकता था कि उसकी ताकत आसमान छू रही है, लेकिन उसकी ताकत किस हद तक बड़ी है, उसे अभी भी पूरी तरह से पता नहीं था। हे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि यह आपके लिए नहीं होता, तो मैं ट्रांसेंडेंट दायरे 5वें स्तर में प्रवेश करने में सक्षम नहीं हो पाता। लेकिन बस इतना ही, मैं आपको आपके रास्ते पर भेज दूंगा। ये जिवेन चिल्लाया। आकाश में आग के अंतहीन समुद्र को जलाते हुए एक उग्र कृपाण आभा तुरंत निकल गई। इसने सीधे ज़ॉम्बी योद्धा को कुचल दिया और जला दिया। ज्वाला ही स्वर्ग और पृथ्वी के बीच यांग विशेषता थी। दैत्य कुल हो या प्रेत कुल संयमित था। पहले ज़ॉम्बी योद्धा अपनी अत्याचारी ताकत से ये जिवेन को दबा सकता था, लेकिन अब इसे केवल ये शिवेन की कृपाण द्वारा ही निरस्त किया जा सकता था। ज़ॉम्बी योद्धा बार बार दहाड़ता है, अपना सिर आसमान की ओर उठाता है और एक लंबी चीख निकालता है। उसके शरीर पर लाश की आभा घनीभूत हो गई और उसने एक नीची और कर्कश दहाड़ निकाली। लाश दाव हावी। उसकी मुट्ठी ने पल भर में ही असंख्य मृत आभाओं को संघनित कर दिया। अनगिनत मील के दायरे में लाश और रस एक बार में घनीभूत लग रहा था। इस छोटी सी दूरी के भीतर यह एक लाश दाव साम्राज्य में घनीभूत लग रहा था। लाशों के इस साम्राज्य में एक लाश देवता सर्वोच्च शासक था। उसकी ठंडी आंखों ने पृथ्वी को देखा जैसे कोई राजा अपने क्षेत्र में गश्त लगा रहा हो। उसकी कमान के तहत लाश की एक अंतहीन सेना ने उसके लिए लड़ाई लड़ी, एक के बाद एक दुनिया पर विजय प्राप्त की, इन दुनिया को लाश के साम्राज्य में बदल दिया। ज़ॉम्बीज़ अनियंत्रित रूप से दौड़ रही थी और मानव संसार एक त्रासदी थी। ये जिवेन की आंखों में सुनहरी रोशनी चमक रही थी। इसने लगभग एक लाश दाव क्षेत्र का गठन किया। हालांकि यह केवल एक प्रोटोटाइप था, ईहोन के छद्म क्षेत्र के विपरीत इसकी शक्ति अभी भी भयानक थी। लाश दाव को कई मार्शल दाव में से एक बहुत ही खास माना जाता था, क्योंकि यह 3 लोगों के बाहर था और 5 तत्वों के भीतर नहीं था। आम लोगों के पास लाश दाव की विशिष्टता को वास्तव में समझने का कोई तरीका नहीं था। इसे सीखने का कोई तरीका नहीं था। यह एक जन्मजात जादुई शक्ति के समान था। केवल जब कोई मरा और एक लाश बन गया तो सर्वोच्च लाश दाव मार्शल आर्ट सीखना संभव हो सकता है। मानव योद्धाओं के बीच वास्तव में मृत दाव वंश थे, लेकिन वे दानव वंश के समान थे। हर कोई उन्हें वैसे ही मारना चाहता था जैसे सीव में कीड़े।
काश्तकारों को तब तक प्रताड़ित किया जाएगा जब तक कि वे न तो इंसान थे और न ही भूत। ये ज़िवेन अपनी ची को बढ़ाए बिना नहीं रह सकती थी। अनगिनत क्यूई ने तुरंत उग्र कृपाण आभा को थोड़ा बड़ा कर दिया। यह सीधे ज़ोंबी साम्राज्य में विस्फोट हो गया। ये ज़िवेन की धधकती सेबर क्यूई एक हिंसक कृपाण की तरह थी जो दुनिया को नष्ट कर सकती थी। जहां भी ज्वाला गुजरी, सारी ज़ोंबी ऊर्जा प्रज्वलित और जलने लगी। शक्तिशाली दुनिया को तुरंत भेद दिया गया और वह आग के समुद्र में गिर गई। जब वे जलकर राख हो गए तो अनगिनत लाशें चिल्ला उठीं और दहाड़ने लगीं। बजना, भयानक कृपाण आभा ने सब कुछ भेद दिया और इस ज़ोंबी के शरीर में पटक दिया। इसने सीधे उसके शरीर पर एक बड़ा घाव काट दिया। ज़ोंबी दहाड़ता है और अपने दांत पीसता है। इसकी मूल रूप से मैली आंखों के माध्यम से डरावनी नजर आई और इसकी गंदी सी चेतना में भी डरावनी भावना महसूस हुई। ये ज़िवेन, जो हाल ही में ट्रांसेंडेंट रियलम 5th लेवल तक पहुंचे थे, उनकी ताकत में इतना भयानक बदलाव आया था। अगर ज़ॉम्बी लगातार ये ज़िवेन को नष्ट कर रहा था और उसे पीछे हटा रहा था, तो ये ज़िवेन अब एक चाल में उसे भारी नुकसान पहुंचा सकती थी। इसके अलावा, चूंकि वह ये ज़िवेन द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था, त्यानयुवान दर्पण का दबाव, जो मूल रूप से केवल उसे थोड़ा दबा रहा था, अचानक अधिक और अधिक हो गया। ऐसा लगता है कि उनके वंश का दबाव अचानक बहुत बढ़ गया है। ये ज़िवेन का सामना करना अपने राजा का सामना करने जैसा था। पौराणिक शब्द भगवान का सामना करने के लिए उसे घुटने टेकने पड़े। लाश लगातार दहाड़ती रही। इस अदृश्य दबाव का विरोध करने के लिए उसके शरीर पर लाश की आभा बह गई। कदापि नहीं, इसके लाश दाव डोमेन के प्रोटोटाइप में ये ज़िवेन की कृपाण आभा का प्रवेश था। लाश और आग से तब्दील अनगिनत लाशों को एक पल में उड़ती राख में जला दिया गया। लेकिन यह नहीं गिरा। बीच हवा में विशाल लाश भगवान का प्रेत आक्रमण करता रहा। उसके शरीर से अंतहीन लाश आभा निकली। उसकी लाश आभा से अनगिनत लपटें बुझ गईं। यह बेहद क्रूर लग रहा था। स्थिति धीरे धीरे स्थिर हो गई। इस ज़ॉम्बी ने अचानक गर्जना की और येक्षिवेन को कुचलने के लिए इस ज़ॉम्बी साम्राज्य को नियंत्रित किया। ऐसा लग रहा था जैसे वो येक्षिवेन को कुचलकर मार डालना चाहता था। यह ज़ॉम्बी ज़्यादा समझदार तो नहीं थी, लेकिन उसे यह भी पता था कि वह ऐसे ही नहीं चल सकती। अन्यथा यह वास्तव में दबाव में गिर सकता है और फिर यह ये ज़िवेन के मातहतों के सामने आत्मसमर्पण करने की पहल करेगा। इस तरह की फीलिंग उसके लिए बेहद असहज थी। इसे तोड़ना। ये ज़िवेन ने तुरंत देखा कि इस लाश दाव डोमेन की कुंजी स्पष्ट रूप से लाश भगवान थी। यदि वह लाश भगवान को नहीं मार सकता था, तो भले ही वह फिर से राज्य में प्रवेश करता, वह इस लाश को नहीं मार पाता। कुछ हद तक इस तरह के डोमेन में यह मार्शल आर्टिस्ट की मार्शल आर्ट इच्छा का अवतार था। स्वर्ग के रास्ते के बारे में मार्शल आर्टिस्ट की सारी समझ इसी डोमेन में सघन होगी। यह लाश भगवान इस ज़ोंबी की मार्शल आर्ट की समझ का अवतार था। जहां असली सार था, येक्षिवेन ने फिर से अपनी कृपाण खींची। राक्षसी कृपाण सीधे असामान्य रूप से भयंकर प्रकाश के साथ खिल गई। यह शून्य में एक ज्वलनशील कृपाण आभा में बदल गया। यह हवा के खिलाफ उठा और सीधे नीचे गिरा। बूम! भयानक कृपाण आभा ने तुरंत ज़ोंबी साम्राज्य में फिर से प्रवेश किया, लेकिन यह ज़ोंबी के उद्देश्य से नहीं था। इसके बजाय इसका लक्ष्य विशाल लाश भगवान का प्रेत था। कृपाण आभा का सामना करते हुए लाश भगवान का प्रेत क्रोधित लग रहा था। इसने भयानक भूसे की एक श्रृंखला को नष्ट कर दिया। भयानक भूसे आसमान में चमक रहे थे। ये ज़िवेन की कृपाण आभा को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। बूम! कृपाण आभा और भूसे शून्य में एक छोटे से मशरूम के बादल को बिखेर देते हैं। यह ऊपर उठा और अनगिनत ऊर्जा तरंगें एक पल में सभी दिशाओं में बह गईं। पूरे ज़ोंबी साम्राज्य में इस भयानक सदमे की लहर से अनगिनत लाश बह गए और तुरंत लाश ऊर्जा में बदल गए। उनके पास बिल्कुल भी विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। मरना, उसके बारे में जाने बिना ये ज़िवेन की आकृति पहले ही लाश भगवान के सामने आ गई थी। उसके हाथ में लंबी कृपाण एक भयानक प्रकाश छाया में बदल गई और अनगिनत कृपाण रोशनी छिटक गई, आकाश को ढंक दिया और उसे ढंक दिया, जिससे प्रकाश की एक विशाल किरण बन गई जो सीधे लाश भगवान तक पहुंची। आखिरकार यह लाश भगवान केवल मार्शल आर्ट की इच्छा का अवतार था। यह एक वास्तविक मार्शल कलाकार नहीं था। ये ज़िवेन ने सीधे इसमें प्रवेश किया। बूम! यह विशाल लाश भगवान बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सके। ये ज़िवेन की कृपाण आभा सीधे उसमें घुस गई और सीधे मौके पर ही गिर गई। पफ! इस अतुलनीय रूप से क्रूर ज़ोंबी ने अचानक मुंह भर खून बहाया। उसका मार्शल ये ज़िवेन के ब्लेड से नष्ट हो गया था और यह उसके लिए एक बड़ी चोट थी। यह वैसा ही था जैसे किसी व्यक्ति की अपनी अवधारणा को किसी और द्वारा नष्ट कर दिया जाना। हालांकि ये ज़िवेन का हमला अभी खत्म नहीं हुआ था। वह एक बार फिर लाश भगवान के सामने दौड़ा और आसमान से नीचे गिरते हुए एक चौंकाने वाली धधकती कृपाण आभा को गिरा दिया। टकराना, हमले से लाश उड़ गई। हवा में उड़ते समय कितना खून बह चुका था इसका पता नहीं चल सका है। उसके शरीर पर गहरा घाव हो गया था। यह इतना बड़ा था कि इसने अपने शरीर को लगभग 2 हिस्सों में विभाजित कर लिया। गर्जन, यह लाश भगवान बार बार गरजे।
यह सोच भी नहीं सकता था कि यह ऐसा कैसे बन सकता है। यहाँ तक अपने बहुत उच्च आध्यात्मिक ज्ञान के बावजूद वह जानता था कि यह सामान्य नहीं था। हालांकि येक्षिवेन इसका जवाब नहीं देना चाहती थी। एक राक्षसी कृपाण आसमान से गिर गई। यह हवा के साथ बड़ा और बड़ा होता गया और सीधे आसमान से नीचे गिर गया। बूम! इस लाश भगवान को राक्षसी कृपाण द्वारा सीधे जमीन पर गिरा दिया गया था और इसे शैतान की मिट्टी में ठोंक दिया गया था। इसकी जीवन शक्ति धीरे धीरे दूर हो रही थी। मरने के बाद यह एक लाश भगवान में बदल गया और अब यह फिर से मर रहा था। जल्द ही राक्षसी कृपाण पर राक्षसी ऊर्जा उसके पूरे शरीर में फैल गई और अजीब शक्ति ने जल्द ही इस लाश भगवान के सार को अवशोषित कर लिया। यह राक्षसी कृपाण बेहोश होकर एक कदम और आगे बढ़ गई थी। तू जीवेन ने सांस छोड़ी, इस लाश भगवान के पास उतरा और लाश से राक्षसी कृपाण को बाहर निकाला। यह वास्तव में राक्षसी कृपाण कहलाने के योग्य है। अब तक ये जीवेन ने केवल 2 राक्षसी तलवारें देखी थीं जो स्वायत्त रूप से विकसित हो सकती थीं। बेशक इस राक्षसी कृपाण की तुलना त्यानयुवान दर्पण से नहीं की जा सकती। जब ये जीवेन ने ज़ॉम्बी को बिजली की गति से मार डाला तो इसने कई शैतानों को तुरंत डरा दिया जो मूल रूप से उसके पास भागना चाहते थे। शैतान, जो मूल रूप से बहुत अहंकारी थे, इस समय येक्षिवेन को असामान्य डरावनी दृष्टि से देखते थे, मानो उनके बीच की स्थिति अचानक उलट गई हो। वे शैतान नहीं थे, लेकिन ये जीवेन असली शैतान थी। हालांकि वे शैतान थे, असामान्य रूप से क्रूर और रक्तपिपासु, वे यह भी जानते थे कि लाभ कैसे प्राप्त करें और नुकसान से कैसे बचें। वे जानते थे कि कौन अधिक भयानक था। वह लाश भगवान इस पास के क्षेत्र में पहले से ही एक हावी अस्तित्व था। जब तक यह एक भयानक पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर के अस्तित्व का सामना नहीं करता, यह मूल रूप से अजेय था। इस क्षेत्र के सभी शैतान उसे केवल वही करने दे सकते थे जो वह चाहता था। लेकिन अब यह भयानक लाश भगवान येज़िवेन के हाथों मर गया। वे कैसे भयभीत नहीं हो सकते थे। ये शिवेन ने उन कई शैतानों की परवाह नहीं की जो उसके चारों ओर भाग गए थे। इस लाश भगवान का सिर काटने के बाद इन शैतानों में उनकी दिलचस्पी खत्म हो गई थी। इस लाश को मारना उसके लिए सबसे खुशी की बात नहीं थी। जिस बात ने उन्हें वास्तव में खुश किया वह यह थी कि उनकी लड़ाकू शक्ति में एक पृथ्वी टूटने वाला परिवर्तन आया था। स्कॉपस गॉड में निश्चित रूप से क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की तुलना में ताकत थी, लेकिन यह अभी भी उसकी कृपाण के नीचे मर गया। त्यानयुवान मिर के दमनकारक के साथ भी यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि उसकी युद्ध शक्ति ने वास्तव में एक बड़ी सफलता हासिल की थी। राक्षसी कृपाण के साथ उसे पूरा विश्वास था कि वह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल का मुकाबला कर सकता है। 3 महीने बाद अधिक से अधिक विशेषज्ञ सीलबंद साइट पर इकट्ठा होने लगे, जिसमें समृद्ध बादल सागर क्षेत्र भी शामिल था। अधिक से अधिक विशेषज्ञों ने समाचार प्राप्त किया और यहाँ पहुंचे। पूरे समृद्ध बादल सागर क्षेत्र का उल्लेख नहीं करना, यहाँ तक कैस दानव सागर में भी अभी भी कई विशेषज्ञ थे। कैस दानव सागर में कई एकांत विशेषज्ञ अपनी ताकत का सम्मान कर रहे थे। इस समय पूरे सील किए गए स्थल की खबर जानने के बाद वे तुरंत सील किए गए स्थल की ओर दौड़ने लगे। पूरी सील की गई साइट वास्तव में एक विशाल प्राचीन युद्ध क्षेत्र थी, जैसा कि बहुत से लोगों ने पहले अनुमान लगाया था। यहाँ तक एक लंबे इतिहास वाले विशेषज्ञ भी थे जिन्होंने बताया कि यह वास्तव में एक युद्ध क्षेत्र था जहाँ प्राचीन बेरेंस महाद्वीप और राक्षसों के समूह अतीत में लड़े थे। हालांकि यह युद्ध क्षेत्र बड़ा नहीं था। राक्षस कुलों के पीछे हटने पर इसे पीछे छोड़ दिया गया था। इस युद्ध के मैदान और प्राचीन बेरेंस महाद्वीप के उन प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्रों के बीच अभी भी एक बड़ा अंतर था। लेकिन फिर भी इसने अभी भी बहुत से लोगों को आकर्षित किया, खासकर जब अधिक से अधिक लोगों ने खुलासा किया कि उन्होंने इस सीलबंद भूमि में पूर्ववर्तियों से हथियार या मार्शल आर्ट मैनुअल प्राप्त किए थे। इसने कैस दानव सागर के विशेषज्ञों को यहाँ आने के लिए और प्रेरित किया था। हालांकि पिछले 3 महीनों में सील किए गए क्षेत्र में अधिक लोगों को दफनाया गया था। मानव और समुद्री कुलों दोनों के विशेषज्ञ, जो पूरे वर्ष कैस दानव सागर में यात्रा कर रहे थे, हमेशा खतरे के बीच धन की तलाश में विश्वास करते थे। यदि वे स्थिरता में विश्वास करते तो वे कैस दानव सागर में नहीं आते। भले ही बहुत सारे हताहत हुए हों, लेकिन इससे उनके विचारों पर कोई असर नहीं पड़ा। इन 3 महीनों के दौरान येज़िवेन लगातार इधर उधर भटक रही थी, लगातार इन राक्षसों को मार रही थी। उसकी खुद की ताकत भी धीरे धीरे मजबूत हो रही थी। प्रारंभ में वह अभी पारलौकिक क्षेत्र 5वें स्तर पर चढ़ा था और अभी भी थोड़ा अस्थिर था। हालांकि 3 महीने के बाद उन्होंने अपनी ताकत को पूरी तरह से स्थिर कर लिया था। इन 3 महीनों में एक राक्षसी कृपाण के साथ येज़िवेन भी आसपास के क्षेत्र में अजेय था। उसने खुद को राक्षसी कृपाण वाइल्डर के रूप में नाम दिया। इस राक्षसी कृपाण के साथ साधारण ट्रांसेंडेंट रियलम 8वें स्तर के विशेषज्ञ येज़िवेन के विरोधी बिल्कुल भी नहीं थे। यहाँ तक ट्रांसेंडेंट रियलम 8वें स्तर के चोटी के विशेषज्ञ भी येज़िवेन के विरोधी नहीं होंगे। पिछले कुछ महीनों में अनगिनत योद्धाओं के जमावड़े से इस सीलबंद इलाके में एक छोटा सा बाजार बन गया था। कई योद्धा यहाँ आराम करना पसंद करेंगे।
उसी समय कई योद्धाओं के जमावड़े के कारण विपुल रक्त क्यूई ने कई राक्षसों को भी आकर्षित किया था। विशेष रूप से आध्यात्मिक शरीर वाले कई राक्षस इस जगह से खुद को मुक्त करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन शक्तिशाली योद्धाओं के शरीर पर कब्जा करना चाहते थे। पिछले कुछ महीनों में चोटी के विशेषज्ञों के भौतिक शरीरों को जब्त किए जाने के बाद हत्या की होड़ में जाने की खबर आई थी। हालांकि कई काश्तकारों को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी, चूंकि वे यहां आए थे इसलिए उन्हें येलो स्प्रिंग्स में जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि बाजार हमला करने के लिए कई राक्षसों को आकर्षित करेगा, फिर भी कई लोगों ने आने का फैसला किया। आखिरकार जितने अधिक लोग होंगे उतना ही सुरक्षित होगा। इस दिन एक बाजार के ऊपर लोगों का एक समूह सीधे आकाश में दौड़ पड़ा। लोगों के इस समूह में उनमें से लगभग सभी ट्रांसेंडेंट रियल्म 5th लेवल और 6th लेवल के विशेषज्ञ थे। वह कौन है? वे इतनी धूमधाम से दौड़ने की हिम्मत करते हैं? किसी ने गुस्से से पूछा। उनकी वेशभूषा और झंडों को देखो। लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ नहीं तो और कौन हो सकता है? इस झंडे पर क्राउन प्रिंस शब्द देखें। यह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल का व्यक्तिगत रूप से आना चाहिए। किसी ने इसे तुरंत पहचान लिया और कहा, बिल्कुल नहीं, क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल यहाँ व्यक्तिगत रूप से है क्या? कोई दुर्लभ खजाना पास में दिखाई दे रहा है? नहीं तो क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल व्यक्तिगत रूप से क्यों आता? उद्धरण चिन्ह। भगवान जाने, लेकिन मैंने सुना है कि क्राउन प्रिंस मगरमच्छ का स्वभाव हाल ही में बहुत अच्छा नहीं है। कई लोगों को क्राउन प्रिंस मगरमच्छ से बड़ा नुकसान हुआ है। हे, ऐसा कहा जाता है कि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को दूसरों ने लूट लिया और एक बड़ा नुकसान हुआ। एक जानकार व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, खजाना खोने के बाद क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल का गुस्सा अब विशेष रूप से खराब हो गया है। लगभग हर कोई जो उसे अपमानित करता है उसके पास अच्छा समय नहीं होगा। पिछली बार एक ट्रांसेंडेंट रियल्म 8वें स्तर का लड़का था जिसे अपनी योग्यता और ताकत पर भरोसा था। उसने क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को अपनी आंखों में नहीं डाला, लेकिन क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने सीधे उसे मौत के घाट उतार दिया। ये युवा विशेषज्ञ अधिक से अधिक अत्याचारी होते जा रहे हैं। उन्होंने पुरानी पीढ़ी के कई प्रसिद्ध विशेषज्ञों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कितने वर्षों तक खेती की है? कुछ ने केवल 100 वर्षों से अधिक समय तक खेती की है। सबसे पुराना केवल 4 या 500 साल पुराना है, लेकिन उनके पास पहले से ही ऐसी भयानक युद्ध शक्ति है। अब यह युवाओं की दुनिया है। किसी ने भावुक होकर कहा, मैंने सुना है कि अन्य जगहों पर भी युवा विशेषज्ञ हैं। क्या यह वास्तव में एक समृद्ध युग है? किसी ने अनुमान लगाया, यदि यह मामला है तो यह सबसे अच्छा है। हम प्रतिभाओं के बीच सबसे तीव्र और शानदार टक्कर देख सकते हैं जो पिछली पीढ़ी से कहीं अधिक है। यदि ऐसा है तो यह अच्छा नहीं है। इतिहास में चाहे किसी भी युग में प्रतिभाएं हों, यह भी संकेत करता है कि यह उथल पुथल का युग है। समृद्धि के साथ बड़ी उथल पुथल होना तय है। अचानक सब चुप हो गए। वास्तव में किसी भी युग के इतिहास में जब बड़ी संख्या में प्रतिभाएं उभरी तो इसका अर्थ एक बड़ी उथल पुथल भी था। उन प्रतिभाओं के लिए कोई भी उथल पुथल उनके लिए खुद को प्रदर्शित करने का एक मंच था। लेकिन सामान्य योद्धाओं के लिए उथल पुथल का मतलब मौत था। भले ही उन्हें आम लोगों के बीच संभ्रांत माना जाता था, लेकिन उनमें कोई खास अंतर नहीं था। एक बार अराजकता जिसने पूरे प्राचीन बैरेंस महाद्वीप को प्रभावित किया, वे युद्ध की लपटों से प्रभावित होने पर ही मृत्यु का सामना करेंगे। पारलौकिक क्षेत्र से नीचे के सामान्य लोगों की तुलना में बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। लेकिन किसी भी मामले में उन चीजों का हमसे कोई लेना देना नहीं है ना? इस बार यह निश्चित रूप से युवा पीढ़ी के शीर्ष विशेषज्ञों के बीच टकराव और प्रतियोगिता है। 6 प्रमुख बलों की युवा पीढ़ी के लगभग सभी विशेषज्ञ यहाँ हैं। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल, जहरीला यंग मास्टर, फ्लेमिंग यंग मास्टर आदि। क्या उन्होंने भी इस दौरान कार्रवाई नहीं की? सबने अचानक आह भरी। इन श्रेष्ठ और शक्तिशाली शीर्ष प्रतिभाओं की तुलना में वे केवल खरपतवार की तरह थे। वैनिशिंग शैडो पॉइजनस क्रोकोडाइल क्लैन टीम के आने के कुछ ही समय बाद लोगों का एक और समूह आसमान से उड़ गया। सामने के दोनों युवक असाधारण रूप से तेजस्वी स्वभाव के थे। किसी ने उनकी उत्पत्ति को पहचाना। वे जहरीले ज्वलंत ड्रैगन कबीले के विशेषज्ञ थे, जो समुद्री कबीले की 3 प्रमुख ताकतों के नेता थे। इस जहरीले ज्वलंत ड्रैगन कबीले की ताकत लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले से कमजोर नहीं है, वे उनसे भी अधिक शक्तिशाली हैं। जहरीले यंग मास्टर और फ्लेमिंग यंग मास्टर का उल्लेख नहीं करने के लिए 5 या 6 से अधिक ट्रांसेंडेंट रियल्म 8वें स्तर के विशेषज्ञ हैं। किसी ने कहा, यह इन 5 या 6 पारलौकिक क्षेत्र 8वें स्तर के विशेषज्ञों के कारण नहीं था। यहाँ तक कुछ द्वितीय श्रेणी बलों में भी कई उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर के विशेषज्ञ थे। हालांकि वास्तविक बिंदु यह था कि ये 5 या 6 पारलौकिक क्षेत्र 8वें स्तर के विशेषज्ञ 500 साल से कम उम्र के सभी युवा पीढ़ी के विशेषज्ञ थे। कोई पुरानी पीढ़ी का विशेषज्ञ नहीं था। युवा पीढ़ी के विशेषज्ञों की संख्या और गुणवत्ता को देखते हुए यह देखा जा सकता है कि जहरीले फ्लेमिंग ड्रैगन कबीले की ताकत वास्तव में फले फूले बादल सागर क्षेत्र में सभी समुद्री कुलों में सबसे अच्छी थी।
वे वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले से भी अधिक अत्याचारी थे। बाजार में कई समुद्री कबीले विशेषज्ञ मोहित हो गए। आखिरकार, हालांकि उनके समुद्री कबीले में विभिन्न कबीले मानव कबीले से कम गंदे नहीं थे, फिर भी वे इस समय समुद्री कबीले की प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करते थे। जहरीले ज्वलंत ड्रैगन कबीले के विशेषज्ञों के आने के बाद एक और शक्तिशाली दल ने मध्य हवा में उड़ान भरी। वैनिशिंग शैडो पॉइजनस क्रोकोडाइल क्लैन और पॉइजनस फ्लेमिंग ड्रैगन क्लैन के विशेषज्ञों की तुलना में इस टीम के विशेषज्ञ बहुत लंबे थे। निश्चित रूप से पर्याप्त। 3 प्रमुख समुद्री कबीलों के अधिपति इस बार आ चुके हैं। सबसे पहले यह वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीला था, फिर जहरीला फ्लेमिंग ड्रैगन कबीला। अब अंतिम अधिपति भी प्रकट हो गया है, स्काई स्प्लिटिंग वेल कबीला। किसी ने गहरी सांस ली। वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले और जहरीले फ्लेमिंग ड्रैगन कबीले के विशेषज्ञों की तुलना में इस टीम में विशेषज्ञों की संख्या काफी कम थी। यह वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों का केवल आधा हिस्सा हो सकता है। हालांकि गुणवत्ता के मामले में यह वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले की तुलना में बहुत अधिक था। उनके लगभग सभी सदस्य पारलौकिक क्षेत्र 7वें स्तर से ऊपर के विशेषज्ञ थे। यहां तक 4 उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर के विशेषज्ञ भी थे। उनमें से नेता लगभग 30 वर्ष का था। वह लंबा था, 2 मीटर से अधिक लंबा। उसका चौकोर चेहरा, घनी भौहें और बड़ी बड़ी आंखें थीं। वह वीर लग रहा था। औसत पारलौकिक क्षेत्र 8वें स्तर के विशेषज्ञ की तुलना उनसे नहीं की जा सकती। उनकी हर चाल नदियों और समुद्रों को उल्टने और सितारों और चंद्रमा को पकड़ने में सक्षम लगती थी। नेता को स्काई स्प्लिटिंग वेल कबीले का युवा पीढ़ी का शीर्ष विशेषज्ञ जिंग वयुआन होना चाहिए। अपनी आभा से देखते हुए वह वास्तव में शक्तिशाली है। वह आम लोगों के लिए बिल्कुल भी तुलनीय नहीं है। समुद्र कबीले में हमेशा एक किंवदंती रही है कि वह सभी समुद्री कबीले विशेषज्ञों में सबसे शक्तिशाली है। यहाँ तक क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल, पॉइजनस यंग मास्टर और फ्लेमिंग यंग मास्टर भी उनके विरोधी नहीं हैं। क्या यह सच है? मुझे नहीं पता। यह जानकारी ज्यादातर सिर्फ एक अफवाह है। कोई वास्तविक प्रमाण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये युवा विशेषज्ञ वास्तव में अब तक मौत से नहीं लड़े हैं। इसलिए मुझे डर है कि कोई भी वास्तव में उनकी असली ताकत को नहीं देख सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हालांकि शीर्ष 100 की सूची है, हर कोई वर्षों से सुधार कर रहा है। ये युवा विशेषज्ञ अचानक छलांग और सीमा से सुधार कर सकते हैं और फिर सभी को दबा सकते हैं। यह भी संभव है। मुझे डर है कि शीर्ष 100 की सूची के बाद ही हम जान पाएंगे कि असली विजेता कौन है। इन युवा समुद्री कबीले विशेषज्ञों को अपने सामने उड़ते देखकर समुद्री कबीले के विशेषज्ञों ने खुशी मनाई, लेकिन मानव विशेषज्ञों को अनिवार्य रूप से थोड़ा दुख हुआ। इन दिनों युवा समुद्री कबीले विशेषज्ञ अहंकारी हैं। क्या हमारे मानव कबीले में कोई नहीं है जो उनका मुकाबला कर सके? आजकल समुद्र कुल के युवा विशेषज्ञ दम्भी हैं। क्या हमारे मानव कुल में कोई नहीं है जो उनका मुकाबला कर सके? मानव कबीले के विशेषज्ञों ने धीमी आवाज में आह भरी। समुद्र कुल के युवा विशेषज्ञों को एक के बाद एक निकलते देख, लेकिन मानव कुल में कोई विशेषज्ञ नहीं लग रहा था। वे कुछ उदास थे। मानव गोत्र और समुद्र गोत्र के बीच यह सिलसिला दसियों हजार साल से चल रहा था। दोनों पक्षों के बीच नफरत पहले से ही समुद्र जितनी गहरी थी। बस इतना ही था कि दोनों पक्षों के उच्चाधिकारियों ने इसे दबा दिया, इसलिए अधिक उग्र संघर्ष नहीं हुआ। हालांकि निजी तौर पर प्रतिस्पर्धा कभी नहीं रुकी थी। विशेष रूप से अब जब उन्होंने सी रेस के विशेषज्ञों को इतना अहंकारी देखा, तो ये मानव जाति विशेषज्ञ अचानक थोड़ा दुखी महसूस करने लगे। हालांकि उनमें से कई वास्तव में इसे जोर से नहीं कह सकते थे। इन मानव जाति विशेषज्ञों के बीच उनमें से कई 100 साल पहले, 200 साल पहले या कुछ 100 साल पहले भी कैस दानव सागर में खुद को अलग कर सकते थे। वे पुरानी पीढ़ी के विशेषज्ञों को नाम दे सकते थे जैसे कि वे उनके परिवार के खजाने हों। हालांकि अगर यह युवा विशेषज्ञ थे जो पिछले कुछ 100 वर्षों में बड़े हैं, तो यह थोड़ा खिंचाव होगा। बेशक हमारे मानव कबीले में कोई विशेषज्ञ कैसे नहीं हो सकता है। हमारे 3 प्रमुख बलों में उत्कृष्ट विशेषज्ञ हैं। क्या सी ड्रैगन मैंशन का यंग मास्टर हाई लॉन्ग युवा पीढ़ी के बीच अजेय नहीं है? यदि वह इस बार बंद कमरे की साधना में नहीं होता, तो वे इतने अहंकारी नहीं होते। अचानक किसी ने सी ड्रैगन मैंशन के प्रमुख शिष्य, मानव कबीले, सी ड्रैगन मैंशन की 3 प्रमुख ताकतों में से एक का उल्लेख किया। सी ड्रैगन मैंशन का जिक्र आते ही कई लोगों को अचानक से भरोसा हो गया, क्योंकि सी ड्रैगन मैंशन टॉप 100 लिस्ट में पहले स्थान पर है। उन्हें युवा पीढ़ी के शीर्ष विशेषज्ञ के रूप में पहचाना गया। लेकिन इस बार सी ड्रैगन मैंशन दिखाई नहीं दिया। न केवल सी ड्रैगन मैंशन, बल्कि अद्वितीय तलवार और अन्य भी दिखाई नहीं दिए। केवल वही आया जो गुई युआन सेक्ट का पेई जिंगचेन है। सी कोंगहाओ को भी एक के रूप में गिना जा सकता है। हर कोई थोड़ा चुप था। ऐसा नहीं था कि मानव कुल के युवा विशेषज्ञ नहीं थे, लेकिन वे नहीं आए। ऐसा प्रतीत होता था कि समुद्री कबीले के विशेषज्ञ मानव कबीले के विशेषज्ञों से श्रेष्ठ थे।
मुझे ऐसा नहीं लगता। इन लोगों के अलावा हमारे मानव कबीले के युवा विशेषज्ञों में एक काला घोड़ा भी है। मुझे नहीं पता कि आपने राक्षसी तलवारबाज के बारे में सुना है या नहीं। वह हमारे मानव कुल का विशेषज्ञ भी है। हालांकि मैं उसकी उत्पत्ति नहीं जानता, लेकिन ताकत के मामले में कई लोग कहते हैं कि वह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल और अन्य से कम नहीं है। किसी ने कहा, कैस दानव सागर में येज़िवेन का नाम अच्छी तरह से ज्ञात नहीं था। उल्लेख नहीं है। पिछले कुछ महीनों में दानव तलवारबाज की शानदार प्रतिष्ठा के साथ उसकी तुलना करना असंभव था। राक्षस तलवारबाज भी युवा पीढ़ी का विशेषज्ञ है। मैंने सोचा कि यह एक वरिष्ठ व्यक्ति था जो कई वर्षों से एकांत में साधना कर रहा था। बिल्कुल नहीं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वह निश्चित रूप से युवा पीढ़ी के विशेषज्ञ हैं जिन्होंने 200 साल से भी कम समय तक खेती की है। हालांकि मैंने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। वह स्पष्ट रूप से एक डार्क हॉर्स विशेषज्ञ है जो शीर्ष 100 सूची में नहीं है। जो कैस दानव सागर में भटकते थे वे पारलौकिक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ थे। साधारण युवा पीढ़ी उनके विरोधी कतई नहीं थी। यह कहना मुश्किल था कि क्या वे भविष्य में अपनी मौजूदा ताकत तक पहुंच पाएंगे। स्वाभाविक रूप से वे उन्हें गंभीरता से नहीं लेंगे। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल जैसे पात्र ही उनका ध्यान खींच सकते थे। यह संभावना थी कि उनकी नज़र में जिन लोगों को शीर्ष 100 की सूची में शीर्ष 10 या 20 में स्थान दिया गया था वे पूरी तरह से अनभिज्ञ थे। इतना याद करने का मूड किसे होगा। उनमें से कई बहुत समय पहले शीर्ष 100 की सूची में गौरवान्वित प्रतिभाशाली थे। अब उन्हें अभी भी अराजक दानव सागर में खुद को संयत करना था। हालांकि ये समुद्री कबीले विशेषज्ञ इन दिनों बहुत अलग हो गए हैं। उन्होंने पूरी कोशिश की कि वे एक दूसरे से न टकराएं। अब वे एक के बाद एक यहाँ हैं। क्या सच में कोई खजाना है? किसी ने आश्चर्य किया। कई लोगों के दिलों में यह सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात भी थी। बहुत से लोगों के हृदय में हलचल होने लगी। यदि वास्तव में कोई खजाना होता तो वे लूट का हिस्सा प्राप्त करने में सक्षम हो सकते थे। चलो चलें और एक नज़र डालें। भीड़ में से किसी ने सुझाव दिया। अचानक बहुत से योद्धा जो ललचा रहे थे बाहर खदेड़ दिए। भीड़ के बीच एक सियान आकृति खड़ी हो गई। उसके पीछे गहरा लंबा कृपाण विशेष रूप से आकर्षक था। उनका फिगर भीड़ में घूमता रहा और थोड़ी देर में सबके सामने से ओझल हो गया। दूर क्षितिज में केवल सियान आकृति अस्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। क्या वह राक्षसी तलवारबाज अभी नहीं है? सियान के कपड़े पहने और एक लंबी कृपाण लेकर। ठीक है, यह वही है। किसी ने प्रतिक्रिया करने में थोड़ा समय लिया। सियान के कपड़े पहने और एक लंबी कृपाण लिए, क्या यह येज़िवेन के राक्षसी तलवारबाज के अवतार की सबसे विशिष्ट छाप नहीं थी? अचानक कई लोगों की याद आ गई। ओह, यह वास्तव में वह है। अच्छी गति तकनीक, उसकी ताकत वास्तव में असाधारण है। सौभाग्य से मैंने अभी उसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहा। नहीं तो जो लोग अभी भी राक्षसी तलवारबाज के बारे में बात कर रहे थे उन्हें इस समय एक भयावह भय महसूस हुआ। कैस डेमन-सी में असहमति के बहुत अधिक मामले थे। जितना अधिक शक्तिशाली विशेषज्ञ उतना ही ऐसा था। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल जैसे लोग और भी बेशर्म थे। वह न केवल शक्तिशाली था बल्कि उसके पीछे एक विशाल शक्ति भी थी। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अभिनय किया। आकाश में येज़िवेन ने विशाल आकाश को तोड़ दिया। उसका शरीर विशाल आकाश को तोड़ते हुए एक लंबी कृपाण की तरह था। उनका अंदाजा सही निकला। यह व्यक्ति येज़िवेन था। जैसा उन्होंने सोचा था, येज़िवेन ने भी महसूस किया कि इन प्रमुख समुद्री कबीले बलों के युवा विशेषज्ञ यहाँ इकट्ठे हुए थे। कोई विश्वास नहीं करेगा कि कोई समस्या नहीं थी। वह पिछले कुछ महीनों से लगातार अपनी ताकत को कम कर रहा था और उन्होंने आखिरकार अपने लिए एक नाम बनाया, खासकर वह शैतान ब्लेड। उसने इसे ऐसे नहीं छुपाया था जैसे उसने अपने शैतानी पंखों को छुपाया हो। इस मोहरबंद जगह में उसने जो जादुई हथियार प्राप्त किए थे उनमें शैतानी शक्ति का अंश था। यह बिल्कुल आश्चर्यजनक नहीं था। वास्तव में उनमें से कई शैतान के खजाने थे। इसके अलावा इस प्राचीन बैरेंस महाद्वीप पर यह ट्रू मार्शल डोमेन की तरह नहीं था जहां दानव कबीले वर्जित थे। दानव कबीले के लिए प्राचीन बैरेंस महाद्वीप एक समान प्रतिद्वंद्वी था, जबकि ट्रू मार्शल डोमेन नगण्य था। इसलिए दानव कबीले की कोई भी खबर पूरे ट्रू मार्शल डोमेन को बेचैन कर देगी। येज़िवेन की गति बहुत तेज थी। थोड़ी देर के बाद वह पहले ही उन समुद्री कबीले के विशेषज्ञों से मिल चुका था। तभी उसे एहसास हुआ कि इस वक्त उससे एक कदम आगे कई लोग आ चुके हैं। 3 समुद्री कबीलों के अधिपतियों के अलावा कई अन्य दूसरे स्तर के समुद्री कबीलों के विशेषज्ञ भी थे, जैसे कि जेड शैडो सी स्नैक क्लान। 3 अधिपतियों के बाद दूसरे स्थान पर आने वाली समुद्री कबीले की सेना भी इस समय आ गई थी। इन समुद्री गोत्र विशेषज्ञों के अलावा कई मानव विशेषज्ञ भी आए थे, लेकिन वे सभी किसी न किसी छोटी ताकत के विशेषज्ञ थे। केवल सी कोनगहाओ को उत्कृष्ट माना गया। उन्हें उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर में स्थान दिया गया था। कई मानव विशेषज्ञों के बीच वह बाहर खड़ा था। हालांकि
समुद्री कबीले की तुलना में, जिसमें 1 दर्जन से अधिक उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर के विशेषज्ञ थे, वह सामान्य रूप से जर्जर लग रहा था। सीकोनगहाव, जो अकेला था, को भी कई समुद्री कबीलों के विशेषज्ञों के दबाव का सामना करना पड़ा। मानव गोत्र और समुद्री गोत्र के अलावा इस समय एक और शिविर था। यह समुद्री दानव कबीले के विशेषज्ञ थे। एक पुरुष और एक महिला के नेतृत्व में 2 युवा समुद्री दानव कबीले विशेषज्ञ असाधारण दिखे। उनमें से किसी की भी क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल और अन्य से तुलना की जा सकती थी। उनके पीछे 1 दर्जन से अधिक उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर के विशेषज्ञ थे। आखिरकार यह समुद्री दानव कबीले की मान थी। उनके पास अधिक विशेषज्ञ थे। राक्षसी समुद्री जानवर कबीले के विशेषज्ञों के अलावा कई राक्षसी समुद्री जानवर पहाड़ियों के समान विशाल थे। उनमें से लगभग सभी उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर के शिखर अस्तित्व थे। उनमें से कोई भी एक बड़े समूह का सफाया कर सकता है। हालांकि उनमें से बहुत से नहीं थे, वे वास्तव में शीर्ष विशेषज्ञ थे। सामान्यतः एक ही क्षेत्र के विशेषज्ञ उनके विरोधी नहीं थे। इन शीर्ष विशेषज्ञों पर विशाल आभा आकाश में उलझते हुए एक दूसरे का सामना कर रहे थे। यह 2 सेनाओं के बीच टकराव जैसा था। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को देने से इनकार कर दिया। इन औरों के टकराव में सबसे कम विशेषज्ञों वाला मानव कबीला स्वाभाविक रूप से सबसे कमजोर था। इतने बड़े मानव कबीले में केवल सीकोनगहाव थे, जो उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर के विशेषज्ञ थे। सीकोनगहाव की ताकत क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की तुलना में थोड़ी खराब थी। ये जिवेन के आगमन ने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। इन लोगों की आंखें सियान कपड़े वाले कृपाण द्वारा तुरंत आकर्षित की गईं। जब मानव विशेषज्ञों ने इसे देखा तो वे बहुत खुश हुए। आखिर यह सियान कपड़ा कृपाण भी मानव कबीले के पक्ष में था। ये जिवेन ने मैदान में तनावपूर्ण स्थिति पर नजर डाली, फिर धीरे धीरे मानव कबीले के गठन की ओर चल पड़े। यहाँ एक और बदबूदार बग आता है। अचानक राक्षसी समुद्री जानवरों के बीच पहाड़ी के आकार का राक्षसी समुद्री जानवर बोला। हालांकि बहुत से राक्षसी समुद्री जानवर नहीं थे, वे सभी उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर के शिखर थे। उनमें से प्रत्येक के पास बड़ी ताकत थी। प्रायः वे अकेले भी होते थे। केवल इसी समय अन्य कुलों के उत्पीड़न का विरोध करने के लिए वे अनिच्छा से एकजुट हुए। ये जिवेन ने बस इस राक्षसी समुद्री जानवर पर नजर डाली और देखा कि यह काले शल्कों से ढका हुआ था। उसका शरीर बहुत बड़ा था और उसके 4 पंजे जमीन पर थे। समय समय पर इसके शरीर से समुद्री जल की लहरें निकलतीं। उसके विशाल सिर पर चांदी का एक विशाल सींग था जो असाधारण रूप से आकर्षक था। यह एक चांदी के सींग वाला विशाल शैतानी समुद्री जानवर था। ये जिवेन कुछ महीनों के लिए इस कैस दानव सागर में थी। कुछ महीने पहले की तुलना में न केवल उनकी ताकत नाटकीय रूप से बदल गई थी, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्हें कैस डेमंसी की गहरी समझ भी थी। यहाँ तक उसने कुछ राक्षसी समुद्री जानवर कबीले के विशेषज्ञों को मारने से यादें भी प्राप्त कीं। वह अचानक एक बूढ़ी लोमड़ी की तरह बन गया जो अनगिनत वर्षों से इस अराजकता दानव सागर में थी। समुद्र में कई राक्षसी समुद्री जानवरों में चांदी के सींग वाला विशाल राक्षसी समुद्री जानवर निस्संदेह अधिक शक्तिशाली लोगों में से एक था। हालांकि यह दुर्लभ था, किसी भी वयस्क चांदी के सींग वाले विशाल शैतानी समुद्री जानवर के पास पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर की ताकत थी। उनमें से राजा तो कानून के प्रकटीकरण के दायरे तक भी पहुंच सकता था। यह ड्रैगन कबीले में कुछ सब ड्रैगन प्रजातियों से हीन नहीं था। बेशक स्टार बीस्ट जैसे प्राचीन शातिर जानवरों के साथ तुलना करने का कोई तरीका नहीं था। ये शिवेन ने बस उसकी ओर देखा और कोई उत्तर नहीं दिया। हालांकि भले ही उसने कोई जवाब नहीं दिया, चांदी के सींग वाले विशाल राक्षसी समुद्री जानवर ने ये जिवेन के चेहरे पर तिरस्कार देखा। वह सिर्फ एक ट्रांसेंडेंट रियल्म 5th लेवल का इंसान था। उसके सामने हवा लगाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? अचानक उसकी आभा एक कोड़े की तरह ये शिवेन की ओर कुचल गई। मूल रूप से प्रमुख बल एक दूसरे पर हमला कर रहे थे, इसलिए पूरा दृश्य अपेक्षाकृत स्थिर था। हालांकि यह सिर्फ आभा की प्रतियोगिता थी, लेकिन यह स्पष्ट था कि कोई भी हारना नहीं चाहता था। इस समय चांदी के सींग वाले विशाल राक्षसी जानवर ने अचानक अपनी सारी आभा पूरे मानव कबीले के शिविर में डाल दी, जिससे मानव कबीले का शिविर गड़बड़ हो गया। मानव गोत्र पक्ष में बहुत से स्वामी नहीं थे। केवल वही था जो स्थिति को थाम सकता था, वह था सीकोनगहाव। इस समय एक शक्तिशाली चांदी के सींग वाले विशाल राक्षसी जानवर के अचानक जोड़ ने संतुलन को तुरंत तोड़ दिया। मानव कबीले के शर्मनाक रूप को देखकर अन्य शिविरों ने तुरंत ही जोर जोर से हंसी उड़ाई और उपस्थित कई मानव कबीले विशेषज्ञों के गुस्से को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। कीट सिर्फ कीड़े हैं। चांदी के सींग वाला विशाल राक्षसी जानवर सबसे जोर से हंसा, उसकी आंखें तिरस्कार से भरी थीं। ये मानव कबीले के स्वामी उसकी दृष्टि में कुछ भी नहीं थे। उसने उनमें से बहुतों को पहले ही खा लिया था, इसलिए यह कुछ भी नहीं था। हालांकि उसकी हंसी जल्द ही बंद हो गई, जैसे कि कोई उसकी गर्दन का गला घोंट रहा हो। ये जिवेन के शरीर ने सीधे आभा की एक लहर को बहा दिया, कृपाण के इरादे से संघनित हो गया।
चांदी के सींग वाले विशाल राक्षसी जानवर की कुचल आभा सीधे बीच से कटी हुई थी, जैसे कि वह कागज की बनी हो। इसके तुरंत बाद यक्षिवेन का आभामंडल नहीं रुका। यह सीधे राक्षसी समुद्री जानवरों के शिविर में सीधे फिसलते हुए एक बड़े कृपाण में बदल गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस समय कई राक्षसी समुद्री जानवर एक के बाद एक गर्जना कर रहे थे। येजिवेन के कृपाण आभा का विरोध करने के लिए अपनी आभा को पूरी तरह से मुक्त कर रहे थे। उन सभी ने येजिवेन की कार्रवाई को उकसावे वाली कार्रवाई माना। उनकी भव्य आभा एक के बाद एक उठती और गिरती थी। यह अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन यह अक्सर कई ताकतों के एक दूसरे से उलझने का संयुक्त प्रयास था। लेकिन अब येजिवेन की कार्रवाई राक्षसी समुद्री जानवरों पर युद्ध की घोषणा करने के बराबर थी। हालांकि वे आमतौर पर अकेले ही रहते थे, इस समय वे सभी एक ही डेरे में खड़े थे। वे यक्षिवेन को गुस्ताखी करते हुए कैसे देख सकते थे? हालांकि वे पूरी तरह से भूल गए कि चांदी के सींग वाले विशाल राक्षसी जानवर की पिछली कार्रवाई को मानव कबीले शिविर के लिए उकसावे के रूप में माना जा सकता है। हालांकि उन्होंने एक बात का अंदाजा सही लगाया, येजिवेन वास्तव में उन्हें उत्तेजित कर रही थी। उसने इन राक्षसी समुद्री जानवरों के गुस्से की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। क्या ऐसा हो सकता है कि केवल अधिकारियों को ही आग लगाने की अनुमति थी, लेकिन आम लोगों को दिया जलाने की अनुमति नहीं थी? क्या मजाक! उन्होंने जो किया, येजिवेन उसका प्रतिकार करेगी। बूम! येजिवेन की ब्लेड आभा हवा में इन राक्षसी समुद्री जानवरों की आभा से भयंकर रूप से टकराए। तो जिवेन की डॉकी लगातार कटी हुई दाव की सभी दिशाओं में फैल गया। हालांकि वह बहुत दूर था, फिर भी लोग उसके भयानक तीखेपन को महसूस कर सकते थे। यक्षिवेन के प्रदर्शन को देखकर कई विशेषज्ञों के मन में अचानक उनके प्रति सम्मान का एक नया स्तर आ गया था, विशेष रूप से वे जो यक्षिवेन और मानव जाति के बारे में ज्यादा नहीं सोचते थे। इस समय तो वे और भी हक्का बक्का रह गए। वे स्वर्ग के गौरव थे। साधारण लोग उनके ध्यान के योग्य नहीं थे। मनुष्यों के बीच केवल सीकोंगहाओ ही उन्हें कुछ डर महसूस करा सकते थे। उन्हें दूसरों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। हालांकि हरे कपड़े पहने इस ब्लेडमैन की अचानक उपस्थिति ने दुनिया के बारे में उनका नजरिया पूरी तरह से पलट दिया था। मानव जाति के लिए एक और मजबूत सुदृढ़ीकरण। इस समय लोगों के केवल दो समूहों ने यक्षिवेन को पहचाना। एक स्वाभाविक रूप से सीकोंगहाओ था। सीकोंगहाओ ने इस हरे कपड़े वाले ब्लेडमैन की उत्पत्ति को लगभग एक ही बार में पहचान लिया। क्या वह वही नहीं है जिसने युवराज मगरमच्छ को रोका था? हालांकि येजिवेन द्वारा छीनी गई राक्षसी कृपाण भी उसका लक्ष्य थी, येजिवेन ने उसे उसके हाथों से नहीं छीना। उल्लेख नहीं है, क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को नुकसान होने देना कोई नुकसान नहीं था। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अभी अभी आभा प्रतियोगिता के माध्यम से वह समझ गया था कि यक्षिवेन एक चरित्र नहीं था जिसके साथ छल किया जाए। हालांकि यक्षिवेन केवल एक ट्रांसेंडेंट रियलम फिफ्थ लेवल योद्धा की तरह दिखता था। अगर वह येजिवेन को ट्रांसेंडेंट रियलम फिफ्थ लेवल योद्धा के रूप में मानता है तो उसे निश्चित रूप से एक बड़ा नुकसान होगा। यदि यक्षिवेन की ताकत नहीं होती तो सीकोंगहाओ के विचार कुछ और होते। आखिरकार यह एक पृथ्वी स्तर का मार्शल आर्ट उपकरण था। यह सड़क किनारे बंद गोभी नहीं थी जिसे आसानी से छोड़ा जा सकता था। उनके अलावा ये क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल थे जिन्हें पिछली बार येजिवेन के हाथों भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इस समय क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल येजिवेन को ठंडेपन से घूर रहा था। येजिवेन के शरीर पर राक्षसी कृपाण को थोड़ा लालची नजर से देख रहा था। अचानक उसकी आंखों में तेज चमक आ गई। यह उसका मार्शल आर्ट उपकरण होना चाहिए था, लेकिन अब इसे येजिवेन ने ले लिया। बेशक वह अनिच्छुक था, खासकर ऐसी परिस्थितियों में। बूम! अंत में दोनों पक्षों की आभा बिखर गई। ऐसा लगता है कि येजिवेन की कृपाण आभा कई राक्षसी समुद्री जानवरों की संयुक्त आभा को हिला पाने में सक्षम नहीं थी। येजिवेन बस मुस्कुराए। हर कोई बात करता है कि राक्षसी समुद्री जानवर कितने शक्तिशाली होते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। भाई, क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? अचानक चांदी के सींग वाले विशाल राक्षसी जानवर का विशाल शरीर बाहर चला गया। इसके विशाल शरीर ने पूरी राक्षसी भूमि को सीधे हिला दिया। मैंने बहुत से राक्षसी समुद्री जानवरों को मार डाला है, लेकिन मैंने कभी चांदी के सींग वाले विशाल राक्षसी जानवर को नहीं मारा। येजिवेन ने हल्के से कहा, लेकिन इन राक्षसी समुद्री जानवरों के भावों में भारी बदलाव आया। जैसा कि कहा जाता है, लोमड़ी खरगोश की मौत के लिए दुखी होती है। हालांकि उनकी दैनिक लड़ाइयां उनके और प्रमुख कबीलों के बीच होने वाली लड़ाइयों से भी बदतर नहीं थीं। इस समय इस तरह से कहा जाना स्पष्ट रूप से उनके मुंह पर एक तमाचा था। यह उनके मुंह पर तमाचा था। उन्होंने बस उन्हें बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। इनमें से प्रत्येक राक्षसी समुद्री जानवर समुद्र का अधिपति था। किसी ने कभी उन्हें इस तरह से नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की थी। उनके सबसे बड़े शत्रु दैत्य समुद्र कुलों की भी उन्हें मारने की इच्छा होने पर भी ऐसा बोलने का साहस नहीं होता था। तुम में दम है। मैंने कई मनुष्यों को खा लिया है, लेकिन मैंने ऐसा दुस्साहसी कभी नहीं खाया। मैं तुम्हारी हिम्मत खोद कर देखूंगा कि तुम में कितनी हिम्मत है।
चांदी के सींग वाला राक्षसी समुद्री जानवर गुस्से से दहाड़ता है और सीधे हमला करता है। मूल रूप से उनका स्वभाव बहुत खराब था। इस दौरान उन्हें इस हद तक उकसाया गया, वह इसे कैसे जाने दे सकता है। उसने सीधे अपने पंजे से पकड़ लिया। एक भयानक आध्यात्मिक ईथर सभी दिशाओं में फैल गया, लहरों के एक समूह में बदल गया जो अंदर से बाहर तक फैल गया। एक पल में बड़ी मात्रा में शैतानी ऊर्जा चूस ली गई। अंतरिक्ष हिंसक रूप से विकृत होने लगा और उस पर दरारें भी दिखाई देने लगीं। इस सीलबंद भूमि में, जो कि एक अलग स्थान की तरह था, अंतरिक्ष बाहर की तुलना में थोड़ा अधिक अस्थिर था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि इसने इतने वर्षों तक दानव आभा के क्षरण का अनुभव किया था। यह पहले से कहीं ज्यादा खराब था। लेकिन जो भी हो, इस चांदी के सींग वाले विशाल राक्षसी समुद्री जानवर में 8वें स्तर के उत्कृष्ट दायरे की ताकत थी। यह उस ज़ॉम्बी से कमतर नहीं था जिसका सामना येज़िवेन ने पहले किया था। यदि यह कुछ महीने पहले होता तो येज़िवेन को इसे दबाने के लिए त्यानेवान मिरर का उपयोग करना पड़ सकता था और इस चांदी के सींग वाले राक्षसी समुद्री जानवर से मेल खाने के लिए राक्षसी कृपाण का उपयोग करना पड़ सकता था। लेकिन अब येज़िवेन निहत्था थी। किसी ने यह कहने की हिम्मत नहीं की कि येज़िवेन शक्तिशाली नहीं थी। पिछले कुछ महीनों में येज़िवेन ने अनुभव के अलावा और भी बहुत कुछ हासिल किया था। बजना, येज़िवेन के हाथ की लौ जल गई और तुरंत एक लंबी कृपाण में बदल गई। वह आगे खिसक गया। भयानक ज्वाला ने तुरंत पूरे आकाश को आग के समुद्र में बदल दिया। बूम! चांदी के सींग वाले विशालकाय राक्षसी समुद्री जानवर के विशाल पंजे नीचे खिसक गए और कृपाण आभा से टकरा गए। दो विशाल बलों के टकराने से पूरा आकाश कांपने लगा। हर कोई स्तब्ध रह गया और उनके हाव भाव काफी बदल गए। इन दोनों की लड़ाई हर किसी की कल्पना से बहुत आगे थी। मूल रूप से सभी ने सोचा था कि चांदी के सींग वाले विशाल राक्षसी समुद्री जानवर की ताकत के साथ इस बववा का सिर काटना कुछ ही मिनटों की बात होगी। सिकोंगहाओ और क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को छोड़कर लगभग सभी ने ऐसा ही सोचा था। उन्होंने वास्तव में येज़िवेन की ताकत नहीं देखी, उन्होंने केवल उसके दायरे के आधार पर अनुमान लगाया। बहुत से लोग लापरवाह थे क्योंकि उन्होंने येज़िवेन के राज्य को देखा था। अंत में उन्हें येज़िवेन के हाथों एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। येज़िवेन का दायरा एक प्राकृतिक छलावरण की तरह था जो उसे हानिरहित दिखा रहा था। इन उत्कृष्ट क्षेत्र 7वें स्तर और 8वें स्तर के विशेषज्ञों के सामने यह और भी अधिक था। इसलिए येज़िवेन ने जैसे ही अपनी चाल चली दर्शकों को चौंका दिया। इस समय धीरे धीरे आने वाले अन्य विशेषज्ञ भी यहां पहुंचे और उन्होंने तुरंत ऐसा विस्फोटक युद्ध दृश्य देखा। एक चांदी के सींग वाला विशाल शैतानी समुद्री जानवर ट्रांसेंडेंट रियल 8वें स्तर के शिखर पर था। चाहे वह मानव गोत्र हो, समुद्री गोत्र या समुद्री दानव कबीले के विशेषज्ञ, अगर वे अकेले होने पर ऐसे भयंकर जानवर का सामना करते तो वे बहुत पहले ही भाग जाते। चांदी के सींग वाला विशालकाय राक्षसी समुद्री जानवर भी उसी स्तर के बीच एक भयानक अस्तित्व था। साधारण लोग इसके विरोधी कतई नहीं हो सकते थे। हालांकि इस तरह के एक क्रूर जानवर को एक ऐसी आकृति के साथ युद्ध में बंद कर दिया गया था जिसे अलग करना मुश्किल था। विशेष रूप से मानव कबीले विशेषज्ञ वे यह जानकर हैरान थे कि जो इस राक्षसी समुद्री जानवर से लड़ रहा था वह वास्तव में उनका मानव कबीले विशेषज्ञ था। पहले उन्होंने कहा कि इस बार बहुत से मानव कबीले विशेषज्ञ नहीं थे और वे इस दृश्य को पकड़ नहीं सके। अब एक और था। उनके लिए, येज़िवेन के लिए इस समय स्थिति को संभालने के लिए पर्याप्त था। वास्तव में वे घूम भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं यदि मानव जाति ने प्रतिक्रिया देने के लिए कोई विशेषज्ञ नहीं भेजा। आखिरकार अगर उन्हें शीर्ष विशेषज्ञों का संरक्षण नहीं मिला तो वे केवल मर ही जाएंगे। असली शीर्ष विशेषज्ञों के सामने नंबर मजाक बन गया। जब तक वास्तव में अतिशयोक्तिपूर्ण सीमा तक संख्या बहुत बड़ी न हो तब तक उन शीर्ष विशेषज्ञों के लिए समस्या उत्पन्न करना कठिन था। एक शीर्ष विशेषज्ञ थोड़े कमजोर विशेषज्ञों के समूह को आसानी से मार सकता है। क्या वह राक्षसी सेबर वाइल्डर नहीं है जो पहले प्रकट हुआ था? कुछ तेज तर्रार लोगों ने राक्षसी सेबर वाइल्डर येज़िवेन को पहचान लिया जो अभी बाजार में था और फिर आसानी से उनके सामने से गायब हो गया। मैंने उनसे इतने शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं की थी। इस शक्ति के साथ, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो, वह पहले से ही उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर के शिखर विशेषज्ञ के बराबर है। यह बहुत अच्छा है। हमारे मानव कबीले के पास एक और विशेषज्ञ है और हमारी सुरक्षा की गारंटी है। किसी ने चुपके से खुशी मनाई। हालांकि वे अलग अलग गुटों से संबंधित थे, वे सभी विशेषज्ञ थे जो उस समय मानव जाति का प्रतिनिधित्व करते थे। इस समय येज़िवेन और इस चांदी के सींग वाले विशाल राक्षसी जानवर के बीच लड़ाई एक सफेद गर्म चरण में प्रवेश कर चुकी थी। दोनों पक्ष जमीन से लेकर आसमान तक लड़े। यह केवल इसलिए नहीं था क्योंकि वे दूसरों को फंसाने और इन अनियंत्रित विशेषज्ञों को कार्रवाई करने के लिए आकर्षित करने से डरते थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जमीन पर लड़ाई बहुत अधिक परेशानी वाली थी। यह विशाल आकाश में लड़ने जैसा आनंददायक नहीं था। येज़िवेन की वुड बर्निंग सेबर तकनीक धरती को चकनाचूर कर देने वाली थी।
कृपाण की एक हड़ताल दुनिया को विभाजित कर सकती है। यह अतुलनीय रूप से दबंग था। उसके अत्याचारी शरीर के साथ मिलकर यह और भी दबंग था। हालांकि इस चांदी के सींग वाले विशाल राक्षसी जानवर का सामना करना पड़ रहा था, येक्षिवेन एक नुकसानदेह स्थिति में नहीं आया। उसके कमतर होने के कोई लक्षण नहीं थे। बहुत से लोग दंग रह गए। आखिरकार इन राक्षसी समुद्री जानवरों में हजारों साल पहले के क्रूर जानवरों के खून के साथ साथ शैतान कबीले के क्रूर खून भी थे। उनकी शारीरिक शक्ति को बहुत मजबूत कहा जा सकता है। सामान्य परिस्थितियों में मानव कबीले के पास राक्षसी समुद्री जानवरों से मुकाबला करने का कोई तरीका नहीं था। खासकर शारीरिक ताकत के मामले में यह उनकी कमजोरी थी। एक राक्षसी समुद्री जानवर को हराने के लिए आमतौर पर कई विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। यह भी कारण था कि इस चांदी के सींग वाले विशाल राक्षसी जानवर ने इतना घमंडी और दबंग होने का साहस किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि मानवीय पक्ष में ऐसा कोई नहीं था जो इसका मुकाबला कर सके। भले ही सिकोनगहाओ राक्षसी जानवर की आभा से अभिभूत था और उस पर व्यक्तिगत रूप से हमला किया, उसे विश्वास था कि वह उसे मार सकता है और खा सकता है, अन्य लोगों का उल्लेख नहीं करना। वे स्पष्ट रूप से बेकार थे, इसमें डरने की क्या बात थी। लेकिन अब ये ज़िवेन की अत्याचारी शक्ति मानव भौतिक शरीर के बारे में हर किसी की समझ से कहीं अधिक है। दोनों पक्ष अभी तक एक ही दायरे में नहीं थे। यह चांदी के सींग वाला विशाल राक्षसी जानवर पहले से ही उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर के शिखर पर था। हालांकि यह वयस्क उत्कृष्ट क्षेत्र 9वें स्तर तक नहीं पहुंचा था, यह बहुत दूर नहीं था। दूसरी ओर ये ज़िवेन केवल ट्रांसेंडेंट रियलम 5वें स्तर पर थी। दोनों के बीच 3 छोटे लोकों का अंतर था। ये ज़िवेन का भौतिक शरीर अभी भी चांदी के सींग वाले विशाल राक्षसी जानवर को बिना किसी नुकसानदेह स्थिति में आए दबा सकता है। वे कैसे आश्चर्यचकित नहीं हो सकते थे। दोनों पक्षों के बीच युद्ध से उत्पन्न भयानक चक्रवात बह गया, जिससे अनगिनत राक्षसी हवा चली। इस राक्षसी हवा से आसपास के राक्षस आभा में दुबके हुए कई राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया गया। क्राउन प्रिंस, क्या आप चाहते हैं कि हम कार्रवाई करें? यह बच्चा मजबूत हो रहा है। इस समय यीशी क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के पास उपस्थित हुए और बोले। बीच हवा में ये ज़िवेन को देखते हुए उसकी आंखों में आक्रोश और जानलेवा इरादे भरे हुए थे। येक्षिवेन जब क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल से पहली बार मिले थे तो उससे कहीं ज्यादा मजबूत थे। इससे पहले जब ये ज़िवेन ने कृपाण छीनी थी तो वह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल का सामना करते हुए ही लगातार भाग सकता था। राक्षसी कृपाण चुराने के बाद वह केवल लगातार भाग सकता था। लेकिन अब उसके पास ट्रांसेंडेंट रियल 8वें स्तर के शिखर विशेषज्ञ के साथ संघर्ष करने की ताकत थी। ताकत में यह सुधार आश्चर्यजनक था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके छोटे भाई यिरुई को ये ज़िवेन का शिकार करने का आदेश दिया गया था। लेकिन अब ये ज़िवेन अभी भी जीवित था और उसके छोटे भाई का उससे संपर्क टूट गया था। क्या नतीजा बताने की जरूरत थी? यिरुई की मौत ये ज़िवेन के हाथों दुखद रूप से हुई होगी। अब ये ज़िवेन न केवल क्राउन प्रिंस मगरमच्छ का दुश्मन था, बल्कि दुश्मन भी था जिसने उसके भाई को मार डाला। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की आंखें जानलेवा इरादे से टिमटिमा रही थीं। येक्षिवेन के प्रति उसकी नाराजगी बिल्कुल भी कम नहीं हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह छोटी चींटी जिसे उसने अपनी आंखों में बिल्कुल नहीं डाला था, अब उसके लिए घातक खतरा बन सकती है। उस समय येक्षिवेन अपनी उंगली तक को धमका नहीं सकता था। लेकिन अब ये ज़िवेन और चांदी के सींग वाले विशाल राक्षसी जानवर के बीच लड़ाई देखने के बाद अगर उसने अभी भी कहा कि ये ज़िवेन के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है, तो वह वास्तव में खुद को धोखा दे रहा होगा। हालांकि वह अहंकारी था, उसने कभी अपने आप को धोखा नहीं दिया। कम से कम ये ज़िवेन के पास ट्रांसेंडेंट रियलम 8वें स्तर की युद्ध शक्ति थी। दूसरे शब्दों में ये ज़िवेन के पास उसी स्तर की युद्ध शक्ति थी। हालांकि उसे अभी भी पूरा विश्वास था कि ये ज़िवेन उसका विरोधी नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति भविष्य में एक और मानव कबीले का दिग्गज बन सकता है यदि वह बढ़ना जारी रखता है। यह कुछ ऐसा था जिसे वे कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। चलो बाद में स्थिति के अनुसार कार्य करते हैं। यदि ये ज़िवेन मर जाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अंत में वह जीत जाता है तो हमें निर्णायक रूप से कार्य करना चाहिए। आप उसे रोकने के लिए जिम्मेदार हैं। सिकोनगहाओ, मैं व्यक्तिगत रूप से येक्षिवेन से निपटूंगा। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद हमारे गायब होने वाले छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले के कई कुलीन उसके हाथों मारे गए हैं। हमारी जीवत्ता को बहुत नुकसान हुआ है। उसे खत्म करने का समय आ गया है। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने ठंडेपन से कहा। ई होंग और ई यंग के विपरीत क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने उन्हें सबसे शक्तिशाली विरोधियों के रूप में नहीं माना। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की नज़र में भी ये लोग भविष्य में फले फूले बादल सागर क्षेत्र पर हावी होने के लिए उसके लिए सबसे शक्तिशाली विरोधी थे। इस दृष्टि से क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की महत्वाकांक्षा ई होंग और ई यंग से कहीं अधिक थी। उसने इन लोगों को बिल्कुल भी अपनी आंखों में नहीं डाला। उसके हृदय में ये लोग केवल उसके अधीनस्थ होने के योग्य थे। इसलिए वह इन प्रतिस्पर्धियों के अस्तित्व को सहन कर सकता था जिनका अंतिम लक्ष्य उसे खुले तौर पर और गुप्त रूप से चुनौती देना था।
उसकी विजय का चरण पहले से ही पूरे फले फूले बादल सागर क्षेत्र और यहाँ तक अन्य समुद्री क्षेत्रों तक पहुंच चुका था। उनकी दृष्टि में इन कुलों में खुला और गुप्त संघर्ष बच्चों का खेल था। ई होंग और ई यंग की मौत ने उसके लिए कई प्रतियोगियों को कम कर दिया, लेकिन उसी तरह इसने उसकी दृष्टि में उसकी भविष्य की ताकत को भी कमजोर कर दिया। इसके अलावा वह कृपाण छीनने के लिए ये जिवेन से नफरत करता था। इसके अलावा उसने ये जिवेन के हाथों इमेजेंस इमॉर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर का लालच किया। इन सब बातों ने उसे ये शिवेन को मारने के लिए प्रेरित किया। भाई, इस इंसान को देखो, उसके पास क्या खून है, वह इतना शक्तिशाली है, यहाँ तक चांदी के सींग वाले विशालकाय राक्षसी जानवर भी उसे एक उच्च दायरे से दबा नहीं सकते। इस समय समुद्री दानव कबीले के 2 युवा विशेषज्ञों में से युवा महिला विशेषज्ञ ने युवा पुरुष विशेषज्ञ से पूछा। ये 2 लोग निकले भाई बहन। पुरुष समुद्री दानव कबीले विशेषज्ञ ने ये जिवेन को देखा, वहें चढ़ाई और कहा, यह ठीक है अगर यह एक ही क्षेत्र है। हालांकि मानव जाति कभी भी शारीरिक शक्ति में अच्छी नहीं रही है, फिर भी अत्यंत अत्याचारी शरीरों के साथ हमेशा कुछ विशेष रक्त रेखाएं होती हैं। कुछ प्राचीन मानव भी इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। यह सिर्फ इतना है कि दायरे में इतने बड़े अंतर के साथ वह अब भी इस चांदी के सींग वाले विशालकाय राक्षसी जानवर को दबा सकता है। यह अनसुना है। उनके पीछे उन समुद्री दानव गोत्र के विशेषज्ञों ने भी सिर हिलाया। यदि यह केवल उसी दायरे की प्रतियोगिता थी तो इस सिल्वर हॉर्न वाले विशालकाय राक्षसी जानवर को दबाना कोई बड़ी बात नहीं थी। आखिरकार किस कबीले के पास शारीरिक साधना में विशेष रूप से अच्छा वंश नहीं था। हालांकि चांदी के सींग वाले विशालकाय राक्षसी जानवर को कई स्थानों पर दबाना बहुत ही असामान्य था। जब तक यह ड्रैगन कबीले जैसे अतुलनीय रूप से अत्याचारी भौतिक शरीर के साथ एक पौराणिक कबीला नहीं था, यह संभव था। लेकिन मुझे लगता है कि उन राक्षसी समुद्री जानवरों की तरह उस पर एक भयंकर जानवर की आभा महसूस हो रही है। यह विशेष रूप से खतरनाक लगता है। मुझे लगता है कि उस पर एक अज्ञात भयंकर जानवर हो सकता है। मादा राक्षसी समुद्र पशु विशेषज्ञ ने अचानक कहा। कोई बात नहीं, चलो बस देखते हैं। आदमी को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें थीं जो उन्हें नहीं पता थीं। यद्यपि उनमें से प्रत्येक उत्कृष्ट था, ज्ञान के मामले में वे पुरानी पीढ़ी के विशेषज्ञों की तुलना में कहीं अधिक खराब थे। ये जिवेन के हाथ में लपटें बड़ी और बड़ी होती गईं। प्रत्येक स्लैश आग की लपटों का निशान छोड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। यह एक कृपाण तकनीक थी जिसने लपटों के नियम को समझा। प्रत्येक स्लैश एक बड़े क्षेत्र को जला देगा। इतने लंबे समय के बाद ये जिवेन ने पहले ही वुड बर्निंग सेबर तकनीक को शिखर तक पहुंचा दिया था। हालांकि यह अधूरा था, ये जिवेन पहले से ही उच्चतम कलात्मक अवधारणा को लागू कर सकता था। यदि वुड बर्निंग सेबर तकनीक का अधूरा हिस्सा बाद में निकाला गया तो वुड बर्निंग सेबर तकनीक की शक्ति में मूलभूत सुधार होगा। बूम! इस चांदी के सींग वाले विशालकाय राक्षसी जानवर के शरीर पर लंबी लौ कृपाण सीधे गिर गई। उसके शरीर पर एक बड़ी सी दरार आ गई थी और उसके शरीर पर पपड़ी पूरी तरह से बिखर गई थी। उसके शरीर के तराजू, जो अंतरिक्ष के पतन के नुकसान का भी विरोध कर सकते थे, ये जिवेन की कृपाण के नीचे बिखर गए। हालांकि दरार की सीमा बहुत बड़ी नहीं थी, इसने आखिरकार सिल्वर हॉर्न वाले विशालकाय राक्षसी जानवर को सतर्क कर दिया। उसके सामने वाला लड़का निश्चित रूप से केवल एक ट्रांसेंडेंट रियलम 5th लेवल महत्वहीन चरित्र नहीं था। यदि यह सिर्फ एक पारलौकिक क्षेत्र 5वें स्तर की चींटी थी तो यह सीधे उनके एक समूह को मौत के घाट उतार सकती थी। डर तो बिल्कुल नहीं लगा, लेकिन अब ये शिवेन धीरे धीरे इसे दबा रही थी। जिस भौतिक साधना पर उसे गर्व था उसने ये जिवेन के अत्याचारी शरीर के तहत कोई लाभ नहीं दिखाया। अगर ये जिवेन का निचला दायरा नहीं होता, अगर ये जिवेन का दायरा थोड़ा ऊंचा होता तो वह सिल्वर हॉर्न वाले राक्षसी जानवर को पूरी तरह से कुचल सकता था। सिल्वर हॉर्न वाले विशालकाय राक्षसी जानवर की आंखों में यह महत्वहीन चींटी इसे नुकसान पहुंचा सकती है। तुमने अभी तक अपनी कृपाण नहीं खींची है, क्या तुम मरना चाहते हो? चांदी के सींग वाला विशालकाय राक्षसी जानवर ठंडेपन से गुर्रा रहा था। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि ये जिवेन के पीछे राक्षसी कृपाण खोली नहीं गई थी, जिसका मतलब था कि ये जिवेन ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया था। यह चांदी के सींग वाले विशालकाय राक्षसी जानवर के लिए बहुत शर्म की बात थी। चांदी के सींग वाले विशालकाय राक्षसी जानवर ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया था, लेकिन दूसरे दल ने ऐसा नहीं किया। यह सिल्वर हॉर्न जॉइंट डेमोनिक बीस्ट के लिए एक घोर तिरस्कार था। हालांकि कुछ लोगों की मार्शल आर्ट पहले से ही बहुत गहरी थी और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनके हाथों में हथियार है या नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। आखिरकार एक हथियार जो ये जिवेन की पीठ पर हर समय ले जाया जा सकता है, वह असाधारण होना चाहिए। यह बिल्कुल सिर्फ सजावट के लिए नहीं था, इस्तेमाल होने पर यह बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। यह आपसे निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक है, ये जिवेन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। वह अपनी कृपाण खींचने का इरादा नहीं रखता था। अगर उसे इस सिल्वर हॉर्न वाले विशालकाय राक्षसी जानवर से निपटने के लिए अपनी कृपाण खींचनी थी तो क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के खिलाफ जीतने का कोई मौका नहीं था।
चूंकि तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें स्वर्ग भेजूंगा। यह चांदी के सींग वाला विशालकाय राक्षसी जानवर स्वाभाविक रूप से एक अच्छा इंसान नहीं था। एक निष्पक्ष लड़ाई बकवास थी। यह अभी अभी सनक थी। यह देखते हुए कि एक शिवेन ने इसकी सराहना नहीं की, उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उसके सिर पर चांदी का विशाल सींग चमकने लगा और आसपास की शैतानी शक्ति उसके विशाल सींग की ओर एकत्रित होने लगी।